ट्रीटमेंट क्या बताया है? एक ट्रीटमेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन और हाँ, दूसरा बोन मैरो बोन ट्रांसप्लांट। मैरो ट्रांसप्लांट। अब मेरी बात सुनो, सिकल सेल डिजीज क्राइसिस क्या होते हैं? ये टर्म क्राइसिस का क्या मतलब है? कोई बताए मुझे। क्राइसिस सिकल सेल डिजीज को ही कह रहे हैं, और ये क्या होती है? नहीं, इसमें खून की क्राइसिस मात्रा का चेंज बताओ। होती है हीमोग्लोबिन में। सिकल सेल क्राइसिस क्या है? मतलब कि लिखा हुआ था कि सच पेशेंट्स एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंटली विशियस सर्कल ऑफ इवेंट्स क्राइसिस सिकल सेल, ऐसे लिखा हुआ था। तो वो है क्या? क्राइसिस है क्या? वो जो क्राइसिस वो क्या है? क्या होता है? चलो बताओ फिर क्या होता है। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है कि हम इसका थोड़ा छोटा सा मैकेनिज्म देख लें कि जब हमारे पास हमारा ब्लड सेल जो होता है वो लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के साथ जाते हैं ना, जब लो कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की, तो इसके अंदर ना क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, और उस क्रिस्टल की वजह से इसकी एलोंगेशन हो जाती है हमारे ब्लड सेल की। सिकल से इस वजह से होती है। तो अब जब लो कंसंट्रेशन जाती है हमारे बॉडी टिश्यूज के अंदर, हमारी उंगलियों तक, हमारी पेरिफेरल पार्ट्स तक जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर ना ऑलरेडी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, और उसकी वजह से इनकी, और जो सही सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर भी इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। दोबारा समझो इसको। सिकल सेल्स गए हैं मेरे उंगलियों तक, मेरे दिल से उंगलियों तक गए हैं। और मेरी जो हाथ की उंगलियां थी वहां पे सही सेल्स भी पड़े हुए थे, लेकिन और वो उनके पास ऑक्सीजन नहीं है सेल्स के पास, जो मेरी उंगलियों के सेल्स हैं। लेकिन सिकल सेल के पास ऑक्सीजन है, लेकिन थोड़ी ऑक्सीजन है। जब ये थोड़ी ऑक्सीजन वाले सेल जो है वहां तक जाते हैं, उनको भी ये थोड़ी ऑक्सीजन देते हैं। जब उनको थोड़ी ऑक्सीजन मिलती है तो उनके अंदर भी क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, और उनकी शेप भी सिकल लाइक हो जाती है। इसकी वजह से इसको क्राइसिस कहते हैं। ठीक है, समझ आई है? मतलब कि लो ऑक्सीजन टेंशन होगी जिसकी वजह से रप्चर्ड हो जाएंगे रेड ब्लड सेल, और जिसकी इसकी वजह वजह से से बाकी दोबारा सेल्स भी लो डैमेज ऑक्सीजन होंगे, टेंशन होगी, बाकी सेल्स को भी इफेक्ट होगा। और ये सर्कल चलता जाएगा। उस चीज को हम एक्चुअली में क्राइसिस कह रहे हैं, राइट? क्राइसिस मतलब बहुत एडवर्स सर्कमस्टांस, एक्सट्रीम लेवल्स। अच्छा, एनीमिया में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं। मगैलोब्लास्टिक अनीमिया ये भी बताओ। याद रखना, स्प्रू के अंदर भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बहुत इजी है। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। स्टमक अगर किसी का रिमूव है, स्टमक का कोई पार्ट रिमूव है, स्टमक की वॉल्स रिमूव है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपको हो सकता है। समटाइम्स ऐसा होगा कि आप इनटेक तो ले रहे हो विटामिन B12 की, लेकिन आप, और B9 की भी इनटेक ले रहे हो, लेकिन आपको जो है स्प्रू हुआ हुआ है, जिसकी वजह से उनकी ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। या आप विटामिन B12 ले रहे हो और आपके पास इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं है, जिसकी इंट्रिंसिक फैक्टर क्यों नहीं है? कोई कोई आपको कॉन्जेनिटल डिजीज हो सकती है जिसकी वजह से कोई एंजाइम्स प्रोड्यूस हुए हों, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर प्रोड्यूस हुआ हो, और जिसकी वजह से वो इंट्रिंसिक फैक्टर पक्का पक्का जो है आपकी बॉडी से चला गया, और जिस तरह हमारे पास डायबिटीज टाइप 1 के अंदर होता है, तो इसकी वजह से भी हो और सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है किसकी वजह से है, डिपेंड करता है किसकी वजह से है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और विटामिन स्प्रू B12 की अब्जॉर्प्शन अच्छे से क्यों नहीं हो रही होगी? स्प्रू के अंदर नहीं होती, क्योंकि आपकी जो विलाए होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही हेमोलिटिक एनीमिया को भी एक दफा डिफाइन कर दो। वो सिकल सेल एनीमिया जो हमने डिस्कस किया था वो हीमोलिटिक एनीमिया ही था। वही है, ठीक है। किसको इस सवाल एनीमिया से रिलेटेड? इसका चले आगे। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट है हेमोलिटिक एनीमिया का? ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह करा सकते हैं अगर बहुत ज्यादा हालत खराब है, कि क्राइसिस है आपके, तो ठीक या बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराएंगे, क्योंकि सेल बन नहीं रहे हैं,
इसमें बोन मैरो हीमोग्लोबिन ऐसा आ जाता है आपके पास, कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही होगा इसके अंदर। गाइस ये चीज़ एक दफ़ा देख लें, 3 चीज़ें हैं हमारे पास दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो बैक्टीरियल सेल से किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं। पहली सतह के ऊपर हमारे पास उनके पास एक फॉरेन एंटीजन होता है और हमारे पास जो है अपना एंटीजन होता है। इस वजह से हमारे सेल्स फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं। वैसे पहली सतह पर ये आना था कि हमारे ब्लड सेल जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं उनकी सरफेस, जबकि बैक्टीरिया की रफ सरफेस होती है। खैर, और तीसरे नंबर के ऊपर हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनके इर्द-गिर्द कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, कोई पर्टिकुलर प्रोटीन होती है जो कि मैक्रोफेजेस को रिपेल करती है। ये बात गौर से सुनना कि हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो मैक्रोफेजेस का शिकार क्यों नहीं बन जाते? हमारे बॉडी के मैक्रोफेजेस ही हमारे बॉडी के सेल्स को क्यों नहीं इनगल्फ कर लेते? क्योंकि हमारे बॉडी के सेल के आउटसाइड पे एक कवरिंग है, प्रोटीन की या स्पेशलाइज्ड सेल्स की कवरिंग है, जो कि मैक्रोफेजेस को रिपेल करती है। ये 3 चीज़ें याद रखनी है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़ास चीज़ें नहीं लिखी हुई। ये जो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस के नीचे एक डायग्राम बनी हुई है नेट सी जिसमें कीमोटैक्सिस लिखा हुआ है, ये डायग्राम तो नहीं करनी? ये करनी है, इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, सिर्फ ये चीज़ लिखी हुई डायग्राम करने के लिए कह रहे हैं ना, जैसे लिखा हुआ है कि व्हाइट ब्लड सेल्स मूव कर रहे हैं इनटू द टिश्यू स्पेसेस बाय डायपिडेसिस, मतलब ये लिखा हुआ करना है, बनाना तो नहीं है ना इतना अजीब सा। अच्छा, इसको गौर से देखना, इस वाली डायग्राम को। मैक्रोफेज है, उसके ऊपर रिसेप्टर लगा है, उसके साथ एंटीबॉडी लगी हुई है और उसके साथ फिर एक एंटीजन है। बैक्टीरिया के पास एक फॉरेन एंटीजन है। तो मैक्रोफेज के पास जो एंटीबॉडी थी उसने जो है वो बैक्टीरियम एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया है। इस सारे प्रोसीजर को हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये मैं रिवाइज नहीं कर रहा क्योंकि मुझे यकीन है आप लोगों को पता है कि डायपिडीसिस क्या होती है, एमीबॉइड मूवमेंट क्या होती है और कीमोटैक्सिस क्या होती है। कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर करता है ना, तो बैक्टीरिया पर्टिकुलर तरह के टॉक्सिन्स रिलीज करता है। अच्छा, अब जब वो टॉक्सिन्स रिलीज करेगा ना, तो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो वहां से मूव करके हमारे टिश्यू के अंदर आ जाएंगे। जैसे ही वो हमारे ब्लड वेसल से निकल के टिश्यू के अंदर दाखिल हो रहे होंगे, उस मूवमेंट को हम कहेंगे डायपिडीसिस। और इसको डायपिडीसिस का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके अंदर वो जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो आगे को मुंह बना लेते हैं अपना और पीछे अपनी बॉडी बना लेते हैं। ठीक है, इस वजह से आगे को जिस तरह मैं अगर अपना आगे को सर करूं तो इस तरह करके वो अपना आगे को हेड बनाते हैं और पीछे को बॉडी बना लेते हैं। इसकी वजह से इसको डायपिडीसिस कहते हैं। और फिर जब वो टिश्यू के अंदर मूव करते हैं, हमें पता है कि वो एमीबॉइड मूवमेंट है। और फिर जब बैक्टीरिया ने जो टॉक्सिन्स रिलीज किए थे उसके रिस्पॉन्स के अंदर जब वो मूवमेंट कर रहे हैं, ये सारी वैसे उसी के रिस्पॉन्स में मूवमेंट हो रही है, तो ओवरऑल मूवमेंट को हम कीमोटैक्सिस कहेंगे। कीमोटैक्सिस होती है कोई भी मूवमेंट जो केमिकल के रिस्पॉन्स के अंदर हो रही होती है। और फिर ये उधर जाकर उनको इनगल्फ कर लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। A total combination of monocytes, mobile macrophages, fixed tissue macrophages, specialized reticuloendothelial system। हमें ये ऊपर वाली सारी स्टेटमेंट आ सकती है या इनको मैम रीफ्रेज करके दे सकती हैं कि इस तरह का आपके जिस्म के अंदर कोई कंबाइंड सिस्टम है जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं
और वो आपको बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। बस मैम इतना कह देंगी। मैम ऐसे ही कहती मैम ये नहीं कहेंगी कि उस सिस्टम का नाम बताएँ या इसको इंटरप्रेट करें, बस इतना कहेंगी कि इस तरह का सिस्टम है आपकी बॉडी के अंदर, मुख्तलिफ तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, कुछ उसके अंदर जो है वो स्पेशलाइज़्ड टिश्यू के अंदर जाके काम कर रहे होते हैं और कुछ जो है वो पूरी बॉडी के अंदर मूव हो रहे होते हैं, बस इतना। तो इसको हमने इंटरप्रेट करना है, ये हमारे पास रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम है, ठीक है? बता दोगे ना ये? बता देना। ये जनरलाइज़ सिस्टम है, लीवर, स्प्लीन और ये हर जगह डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स के अंदर ये सिस्टम होता है। तकरीबन सारे टिश्यूज़ के अंदर ये सिस्टम प्रेज़ेंट होता है। रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम के जहाँ पर कुछ फिक्स्ड मोबाइल मैक्रोफेजेस भी होते हैं, फिक्स्ड मैक्रोफेजेस भी होते हैं और कुछ एंडोथेलियल सेल्स भी होते हैं। सही हो गया और ये कुछ ऑर्गन्स की बात की हुई है। इन्फ्लेमेशन क्या होती है और ये थोड़ा-सा टेक्निकल है, इसको ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। जब भी हमारी बॉडी के अंदर इंजरी होती है ना, वो बैक्टीरिया या ट्रॉमा या केमिकल्स के रिस्पॉन्स के अंदर इंजरी होती है। इंजरी का मतलब यही होता है। अब इंजरी हम समझते हैं कि हमारा एक्सीडेंट होगा फिर ही हमें इंजरी होगी। नहीं, ये गलत है बात। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस अटैक करता है या किसी को हेपेटाइटिस होता है, तो बैक्टीरिया या वायरस होता है एक्चुअली हेपेटाइटिस, तो वायरस आके ब्लड सेल्स को अटैक करता है और उन सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय करता है। और उन सेल्स की डिस्ट्रक्शन के नतीजे में हमें पता है कि हमारे ब्लड से लेवल्स जो हैं वो लीवर एंजाइम से ज़्यादा हो जाते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के मेडिकल के अंदर या मेडिसिन के अंदर उसको भी इंजरी माना जाता है जो बैक्टीरिया के रिस्पॉन्स के अंदर हो या फिर किसी भी केमिकल की रिस्पॉन्स में या वायरस के रिस्पॉन्स के अंदर हो। तो जब हमारी इंजरी होती है बैक्टीरिया, वायरस या केमिकल्स के नतीजे के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर ना कुछ कुछ अजीब-सी चेंजेज़ आना शुरू हो जाती हैं। उन चेंजेज़ को हम इन्फ्लेमेशन का नाम देते हैं। वो हमें पता है हीट होती है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, टेंडरनेस होती है। टेंडरनेस का अगर किसी को नहीं पता, टेंडरनेस होती है कि अगर हम रेड उस स्वेलिंग वाले एरिया को टच करें और हमें पेन फ़ील हो, उसको टेंडरनेस कहते हैं, ठीक है? ओके, अब सबसे पहले जब भी इस तरह की कोई इंजरी होती है तो आस-पास की ब्लड वेसल जो हैं वो डायलेट हो जाती हैं और लोकल ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है इंजर्ड ब्लड वेसल की और उसके नतीजे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स आना शुरू हो जाते हैं और प्लेटलेट्स आना शुरू हो जाते हैं और ये सब कुछ होता है, ठीक है? पस क्या होती है छोटा-सा इसका ओवरव्यू दूँगा कि जब हमारे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस लार्ज नंबर ऑफ सैफ, बैक्टीरिया को हाँ, बताओ? इन्फ्लेमेशन वाला जो है ना उसमें थर्ड पॉइंट है क्लोटिंग ऑफ फ्लूइड। ये हुँ। वाला एक दफा बताना कि क्या है ये, किस तरह से क्लोटिंग होती है इन फ्लूइड्स की। देखो जो आस-पास की ब्लड वेसल्स थी वहाँ से प्लेटलेट्स आ रहे हैं आपके पास और यहाँ पर मेंशन है कि वहाँ पर फिब्रिनोजेन और प्रोटीन्स वगैरह भी लीक आउट हो रही हैं। तो यहाँ से मुराद ये इंजर्ड ब्लड वेसल्स का एरिया ही है। तो यहाँ पर वो जो हमारे डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स आके ब्लड क्लॉटिंग करवा रहे थे। तो क्लॉटिंग ऑफ फ्लूइड इन द इंटेस्टाइनल स्पेसेस मैं तो उस इससे वही चीज़ लिंक करूँगा। हो सकता है कि ये कोई नई चीज़ हो, ये भी कोई नई चीज़ हो रही हो, लेकिन मैं इसको याद रखने के लिए उसी चीज़ से लिंक करूँगा कि ये वही क्लॉटिंग की बात हो रही है। ठीक है? ठीक है। गाइस ये पस वाली साइड में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जब हमारे मैक्रोफेजेस बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं तो और वो उन मैक्रोफेजेस की डेथ हो जाती है। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एक्सकवेटेड। एक्सकवेटेड आई होप दैट आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। एक्सकवेटेड का मतलब होता है डिग करना, खुदाई करना। मतलब वहाँ पर ना खुदाई से यहाँ पर एक्सकवेटेड का मतलब है कि वहाँ पर डिस्कवर होते हैं या वहाँ पर पाए जाते हैं क्या पाया जाता है नेक्रोटिक टिश्यू, डेड न्यूट्रोफिल्स, डेड मैक्रोफेजेस और टिश्यू फ्लूइड इन सब के मजमूए को पस कहते हैं। अब ये जो पस बन जाती है ना जब इन्फेक्शन हमारा ख़त्म हो जाता है उसके बाद ये खुद ही ऑटोलाइज़ हो जाते हैं या डाइजेस्ट हो जाते हैं सराउंडिंग टिश्यूज़ के अंदर और लिम्फ के अंदर चले जाते हैं और जब तक कि वो मुकम्मल डैमेज साइट क्लियर नहीं हो जाती। इसिनोफिल्स हमारी बॉडी के अंदर 2% होते हैं
2% होते हैं eosinophils और जिनमें इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखने की हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो कि लाइसोसोम्स होते हैं। इसके अलावा स्पेशल हाईली रिएक्टिव ये ऑक्सीजन जो कदा बेचारी बता रही थी, मिक्स कर रही थी और बट मैंने हाई फॉरेन करेक्ट भी कर हाईली लार्वल पॉलीपेप्टाइड होते हैं। इसको मेजर बेसिक प्रोटीन भी कहा ये याद रखना मेजर बेसिक प्रोटीन। अगर पेपर में आ जाए या इसका नाम पूछा आ जाए कि वो जो लार्वासाइडल पॉलीपेप्टाइड होती है। ये भी याद रखना कि eosinophil सिर्फ पैरासाइट को किल करने के लिए आएँगे। अगर हमारी बॉडी के अंदर पैरासाइट्स घुस गए हैं, अर्थवर्म है, लाइसिस है और उन्होंने आकर घर बना लिए हैं हमारी सैफ बॉडी के अंदर हुँ। सैफ वो जो फॉर्मेशन ऑफ पस में लास्ट वाला पॉइंट नहीं है कि पस ग्रेजुअली ऑटोलाइज्ड, ये एक दफा एक्सप्लेन करना कि क्या है। जितने भी डेड सेल्स या डेड टिश्यूज़ होते हैं ना, वो कुछ अरसे के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, ऑटोलाइज़ हो जाते हैं। ऑटोलाइज़ का मतलब होता है वो खुद ब खुद डिसअपीयर हो जाते हैं या बिल्कुल ही खुद ब खुद ही डिज़ॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा उनकी एब्ज़ॉर्प्शन भी होती है लिम्फ के अंदर, सराउंडिंग टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है? ऑटोलाइज़ का मतलब होता है वो खुद ही अपने आप को इनगल्फ कर लें, खा लें, ख़त्म कर लें, लेकिन वो डेड हैं, अपने आप को ख़त्म नहीं कर सकते। यानी कि जिस तरह राख होती है, उसको हम हवा के अंदर करें तो वो राख ख़त्म हो जाती है लाइक इसी तरह वो हो जाते हैं। ब्रेकडाउन उनकी इतनी अच्छा, जब ज़्यादा वो होती है, ये ऑटोलाइज़ होता हाँ है, वो खुद ऑटोलाइज ही ऑटोलाइज हो जाते हैं तो फिर वो अपने सराउंडिंग टिश्यूज को भी डेड नहीं, करते हैं। नहीं, सारे तो ऑटोलाइज़ नहीं होंगे, कुछ ऑटोलाइज़ होंगे और कुछ जो बाकी बचे हुए जो ऑटोलाइज़ नहीं हुए, वो इर्द-गिर्द के टिश्यूज़ के अंदर जो है एब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे। वैसे लाइनिंग में यही लिखा हुआ है कि वो ऑटोलाइज़ होंगे पहले और उसके बाद फिर वो इर्द-गिर्द के टिश्यूज़ के अंदर जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे, लिम्फ के अंदर और जब तक वो डैमेज साइट क्लियर नहीं हो जाती। इसिनोफ़िल्स की हम बात कर रहे थे, इसिनोफ़िल्स ना पैरासाइट्स के अंदर हो सकता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर टैपवर्म है, हुकवर्म है, लाइसिस है, ये वाली चीज़ें हैं, तो ये सारे पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ओके। अच्छा, अब इनसे लड़ने के लिए ये 3 चीज़ें हैं, मेजर बेसिक प्रोटीन है जो कि लार्वल पॉलीपेप्टाइड है। ये इन पैरासाइट के लार्वा को इनके जो अंडे होते हैं या ये जब अपनी ग्रोथ इंक्रीज़ कर रहे होते हैं या इनके अपने स्ट्रक्चर का जो लार्वा होता है उसको किल करने के लिए लार्वासाइडल पॉलीपेप्टाइड होता है जो कि मेजर बेसिक प्रोटीन है। ठीक है? इसका रोल क्या है? लार्वा को किल करना। लार्वासाइडल पॉलीपेप्टाइड। बेसोफिल्स बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं और अगर कोई रिवाइज़ करना चाहे कद्दा, ज़ुनैरा, कोई भी अरीबा किसी को पता है बेसोफिल्स का कैसे ये हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं? एलर्जिक रिएक्शन कैसे एलर्जिक मैनिफेस्टेशन कैसे करवा रहे हैं? हाँ, मैं ट्राई करती हूँ बताओ, उसको। बताओ। बेसिफिल्स होते हैं ना, वो एक वर्ड था हेपरिन, उसको लिबरेट करते हैं ब्लड में, ताकि हेपरिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो खून के जमने को ना प्रिवेंट करता है, ब्लड ठीक कोएगुलेशन है। से, ठीक है। अब जो मास्ट सेल्स होते हैं बेसोफिल्स, ये हिस्टामाइन को भी रिलीज करवाते हैं एज वेल एज ब्रेडिकाइनिन और सेरोटोनिन को भी, ठीक रुको, है। रुको, अब रुको, मास्ट रुको, रुको, सेल्स रुको। ठीक है, बहुत अच्छा बता रही हो, लेकिन अब मास्ट सेल्स मेरी बात सुनो बोलने दो ना, कदा, उसके बाद ही बोल देना। मेरी बात सुनो कदा। हाँ हाँ। स्लाइड्स को तुमने बहुत अच्छी तरह रटा हुआ है, बहुत अच्छी हो तुम, लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं करेंगे। जस्ट लिसन अच्छा, टू मैं मी। बेसिक पॉइंट बता देती हूँ जो तुम नहीं, जानना चाह रहे हो। शुरू से मैंने देखना है कि किस तरह से होता है, क्या होता है। चलो देखो फिर। दिखाओ, बताओ। नहीं, मैंने तो जेन्युइन रट्टा मारा हुआ है, मैं तुम्हें ज़ुनैरा यही बता याद है रही ये? ज़ुनैरा। मुझे इतना याद है कि ये एलर्जिक रिएक्शन में पार्ट प्ले करते हैं, चलो, उससे आगे तुम बताओ। मेरी बात सुनो। बेसोफिल सेल सिर्फ़ उन लोगों के अंदर मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ये स्लाइड्स में बात लिखी हुई है कि जिनको कोई एलर्जी वग़ैरह होती है, वहाँ उनके अंदर हंड्रेड्स या थाउज़ेंड्स की तादाद में बेसोफिल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं।
अब जिन लोगों को अस्थमा है या कोई एलर्जिक रिएक्शन है, किसी भी पोलन से हो सकती है, किसी की भी डस्ट से हो सकती है, फ्यूम से हो सकती है, माइट से एलर्जी हो सकती है। ये सारे जो मैंने ये सारी जो चीज़ें गिनवाई हैं 4 चीज़ें पोलन, फ्यूम, डस्ट, माइट्स, ये इन सबको हम एलर्जेंट्स कहते हैं। अब जब हम इनको इन्हेल करते हैं ना एलर्जेंट्स को, इनके पास स्पेशलाइज्ड एंटीजन होता है। अब जब ये स्पेशलाइज्ड एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इन एंटीजेन्स के रिस्पॉन्स के अंदर स्पेशल एंटीबॉडी बनाता है, जिसको कहते हैं आईजीई एंटीबॉडी, ठीक है? इम्यूनोग्लोबिन ई कहते हैं इसको, इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी। अब जब एंटीबॉडी आईजीई बनती है ना, तो उन स्पेशलाइज्ड एंटीजन के साथ जुड़ जाती है। जब वो जुड़ जाती है ना, तो आईजीई एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। एंटीबॉडी स्पेशलाइज्ड एंटीजन के साथ जुड़ी, वो एंटीजन जो एलर्जेंट्स के ऊपर था, डस्ट पे था, माइट्स पे था, फ्यूम्स पे था, पोलन के साथ था, उनके साथ आईजीई एंटीबॉडी ने जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो अब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आ गया आईजीई एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब ये जो आईजीई एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है ना, ये 2 तरह के सेल्स के पास जाएगा, बेसोफिल सेल्स के पास जाएगा और मास्ट सेल्स के पास जाएगा। जब उनके पास जाएगा, उनके पास स्पेशलाइज़्ड रिसेप्टर्स होंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स उनके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा और उसके नतीजे के अंदर जो सेल था वो बर्स्ट हो जाएगा और उस सेल बर्स्ट होने के नतीजे के अंदर हिस्टामाइन, ब्रैडिकाइनिन और सेरोटोनिन, ये 3 लफ़्ज़ याद रखना, हिस्टामाइन, ब्रैडिकाइनिन और सेरोटोनिन, मेजरली यही 3 चीज़ें होती हैं। ये वहाँ से जो है वो निकलती हैं मास्ट सेल से, बेसोफिल सेल से और एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस करवाती है। एलर्जिक मैनिफेस्टेशन में होता है फ्लू आपको हो जाता है, आपको नौज़िया हो सकता है, आपको रेडनेस हो सकती है, रैश हो सकता है, स्नीज़िंग हो सकती है, कफ़ हो सकता है आपको, ठीक है? ये सारा कुछ हो सकता है। अब ये जो एलर्जिक मैनिफेस्टेशन हुई है, कफ़ है, खाँसी हो रही है, ज़ुकाम है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी आपको बता रही है कि कोई एलर्जेंट आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया है, तो इसके अगेंस्ट कोई काम करो। तो हम इसके अगेंस्ट हम एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फिक्सिट आ जाती है, सॉफ्टेन आ जाती है। मतलब ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसके अगेंस्ट हम एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स लेते हैं। आ गई है समझ? यस। और ये एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स किस लिए होती हैं? ये एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस को कंट्रोल करने के लिए होती हैं। ये बीमारी का इलाज नहीं है, ये सिम्पटम्स हैं। सिम्पटम्स को ट्रीट करने के लिए ये हम एंटी हिस्टामाइन वगैरह ले रहे हैं। इसका इलाज यही है कि आपने मास्क पहन ही रखना है, उस एलर्जेंट को आपने दाखिल नहीं होने देना बॉडी के अंदर। अगर दाखिल होने दे दिया तो वो एलर्जी कॉज़ करेगा, स्नीज़िंग करवाएगा, ये वो करवाएगा। ठीक है? हमने उसी को ही रोक देना है। अच्छा, तो किसी का कोई क्वेश्चन इसके अंदर, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो? आ गई है, आगे चलो, लैब भी करनी है अभी। इम्यूनिटी नहीं आता मुझे, वो करवाओ। हाय, आगे चलें गाइस। हाँ, नेक्स्ट करवाओ। ल्यूकीमिया के अंदर क्या होता है? ज़्यादा होते हैं ब्लड सेल्स। देखो ल्यूकीमिया एक डिसऑर्डर है और नॉर्मली समझो ये नॉर्मल ल्यूकीमिया के अंदर ब्लड सेल ज़्यादा हो जाते हैं। कैंसर है ना, कैंसर का हम जब छोटे होते थे तो हमें पता लगता था कैंसर का मतलब होता है कि ज़्यादा हो जाना किसी चीज़ का। तो ल्यूकीमिया एक कैंसर है जिसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल ज़्यादा हो जाते हैं। तो ल्यूकोपीनिया जो है उसके अंदर कम हो जाते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद ल्यूकीमिया की आगे 2 तरह की टाइप्स हैं, एक है लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया और एक है माइलोजेनस एनीमिया, ठीक है? माइलोजेनस ल्यूकीमिया। तो जो हमारे पास लिम्फोसाइटिक एनीमिया है ना, या लिम्फोसिटिक एनीमिया है, लिम्फोसिटिक एनीमिया जो कि शुरू होता है लिम्फ नोड से, वो लिम्फोसिटिक होगा और माइलोजेनस ल्यूकीमिया वो है जो हमारे बोन मैरो से स्टार्ट होता है और फिर पूरी बॉडी में फैलता है। वो माइलोजेनस ल्यूकीमिया होता है। इसका मैंने बहुत आसान हल आप लोगों को बताया हुआ है, जिन-जिन लोगों ने मेरे से पूछा था उन सबको बताया है। इम्यूनिटी के में बहुत ज़्यादा आप लोगों को मसला आ रहा था। अ, यार वो किधर है? अच्छा आगे आएगी, ये डबल स्लाइड एंटर है।
अच्छा, पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन ये है कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, फिज़िकल चीज़ें और ऐसे कौन-से साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, जो आपको पैथोजन से बचा सकते हैं, राइट? इसमें 5 चीज़ें आती हैं, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सिलिया, बॉडी टेम्परेचर और पीएच। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, आप लोगों को पता होनी चाहिए, इनेट इम्यूनिटी में कौन से सेल्स आते हैं, एडाप्टिव इम्यूनिटी में कौन से सेल्स आते हैं। देखो, इनेट इम्यूनिटी में सारे ग्रैन्युलोसाइट्स आ जाएँगे, ग्रैन्युलोसाइट्स के अलावा मास्ट सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स और डेंड्राइटिक सेल्स आ जाएँगे। हमें सबको पता है कि ग्रैन्युलोसाइट्स में एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स की बात होती है। जबकि एडॉप्टिव इम्यूनिटी में बी और टी लिम्फोसाइट्स और हमारे पास प्लाज्मा सेल्स, बस ये चीज़ें याद रखनी है। ये इनेट इम्यूनिटी की डिस्क्रिप्शन है। फेगोसाइटोसिस और ये वो कुदरती इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में होती है। और जो एडाप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, वो अब किस तरह से होती है? उसके अंदर 2 तरह की रिस्पॉन्सेज़ आते हैं। एक ह्यूमरल इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स आता है और एक आता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का। तो मैंने कुछ बच्चों को ट्रिक बताई थी जिन्होंने मेरे से पूछा था। ट्रिक ये है कि याद किस तरह से रखना है कि टी लिम्फोसाइट्स किसमें इन्वॉल्व है और बी लिम्फोसाइट्स कौन-सी इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है। देखो, ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर एच की अगर बात की जाए तो अगर स्मॉल एच लिखें तो वो स्मॉल एच बी की तरह का लगता है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के स्टार्ट पे बी आ रहा है, एच को हम बी इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो इसमें बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होंगे। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसमें टिड का लफ्ज़ आ रहा है, टी का साउंड बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, तो यहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स जो है वो इस इम्यूनिटी में रोल प्ले करेंगे। तो सेल मेडिएटेड में टी लिम्फोसाइट्स और ह्यूमरल में बी इंटरप्रेट किया बी लिम्फोसाइट्स। अब पहले सेल मेडिएटेड को देख लेते हैं। टी से एक और लफ्ज़ आता है थाइमस। जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बोन मैरो में बन तो जाते हैं, लेकिन वो थाइमस में जाके मैच्योर होते हैं और थाइमस में जाके मैच्योर होने के बाद वो एक पर्टिकुलर टिश्यू के पास चले जाते हैं और वहाँ पर अपना जाके फंक्शन परफ़ॉर्म करते हैं। बस आपने इतनी बात याद रखनी है। थाइमस में जाके मैच्योर होंगे, जब बोन मैरो में बने थे तब मैच्योर नहीं थे, प्री मैच्योर हैं या फिर अभी मैच्योर नहीं है। तो थाइमस में जाके मैच्योर हुए, मैच्योर होने के बाद टिश्यू के पास चले जाएँगे और वहाँ जाके अपना एक्शन परफ़ॉर्म करेंगे। क्या करवाएँगे? किल करेंगे बैक्टीरिया को या किसी भी इन्फेक्शन को उसको रोकेंगे। बी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? बोन मैरो में बनेंगे और सेल के अंदर जाकर टिश्यू के अंदर जाके प्लाज़्मा सेल्स बनाएँगे और प्लाज़्मा सेल्स से एंटीबॉडीज़ बनेंगी और एंटीबॉडीज़ अपना रोल प्ले करेंगी। एंटीजेन्स के साथ जुड़ेंगी, कॉम्प्लेक्स बनेगा, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगी। ठीक है, इस तरह से। आ गई है समझ? ओके, नेक्स्ट। किसी को समझ नहीं आई तो दोबारा पूछ लो, आई विल टेल अगेन। मुझे नहीं आई। गुड। बी लिम्फोसाइट वाले की नहीं आई होगी, ह्यूमरल इम्यूनिटी की नहीं आई होगी। हाँ, मतलब इन दोनों का डिफरेंस तो समझ आ गया, बी और टी लिम्फोसाइट्स वाला, लेकिन अब इनके फंक्शंस थोड़े-थोड़े जो है ना वो उल्टे-पुल्टे हो रहे हैं। वो उल्टे-पुल्टे होंगे क्योंकि पक्के नहीं है फंक्शंस, अच्छी तरह याद नहीं किए हुए हैं। सिंपल याद रखना है, टी लिम्फोसाइट्स, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, थाइमस में जाके मैच्योर होंगे, बस काम खत्म हो गया। मैच्योर होके टी लिम्फोसाइट टिश्यू के अंदर जाके अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। लेकिन जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है ना, बी लिम्फोसाइट, इनका थोड़ा-सा लंबा काम है, लाइक इन द सेंस के बी लिम्फोसाइट्स टिश्यू के अंदर जाके पहले प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, प्लाज्मा सेल्स बनाने के बाद वहाँ से एंटीबॉडीज़ बनाएँगे, बस काम खत्म। फिर एंटीबॉडीज़ का हमें पता है कि वो एंटीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती हैं और उनको इस तरह से डिस्ट्रॉय करती हैं। समझ आई है? ठीक है, ओके। अच्छा, वो जो हमने सारी पढ़ी वो एक्टिव इम्यूनिटी, अब कुछ हमारे पास इम्यूनिटी होती है पैसिव इम्यूनिटी।
अब यहाँ पे कोई स्टेटमेंट आ सकती है, कोई भी टेम्परेरी इम्यूनिटी अचीव्ड इन अ पर्सन विदाउट इंजेक्टिंग एनी एंटीजन। ये मैम सारी की सारी इस तरह लाइनें उठाकर दे सकती हैं कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ एंटीबॉडीज और टी लिम्फोसाइट्स टू कॉन्फर इम्यूनिटी। ये क्या होता है तो हम बता देंगे भाई ये पैसिव इम्यूनिटी है। अगर इंटरप्रिटेशन आ गई किसी की तो ये इंटरप्रिटेशन के लिए आ सकता है कि इसके अंदर पैसिव इम्यूनिटी के अंदर ऑलरेडी से एक्टिवेटेड सेल्स होते हैं हमारे पास। को टी लिम्फोसाइट्स भेज रहे हैं तो उसको थाइमस पे जाके एक्टिवेट होने की जरूरत नहीं होगी, आर्टिफिशियली है, ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, बॉडी में जाते ही अपना एक्शन परफॉर्म कर देंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट इंजेक्टिंग एनी एंटीजन, कोई इसका मतलब बता सकता है? टेम्परेरी इम्यूनिटी कैन बी अचीव्ड इन अ पर्सन विदाउट इंजेक्टिंग एनी एंटीजन, इसका मतलब क्या है इस लाइन का? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसको एक्टिवेट करने के लिए किसी भी एंटीजन की जरूरत नहीं होगी और वो उसी तरह से अपना काम जो है वो करेगी। थोड़ा थोड़ा क्लोज, थोड़ा थोड़ा क्लोज। ये है कि इसका मतलब ये है, इसके पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वो ये है कि जो एक्टिव इम्यूनिटी थी ना हमारे पास, उसके अंदर कोई एंटीजन आता था, फिर वो इम्यूनिटी, फिर हम एंटीबॉडीज बनती थी, फिर वो एंटीबॉडीज जो है वो शुरू से सर्कल चलता था। समझ आई है? इसके अंदर ऑलरेडी एक्टिवेटेड है हमारे पास, एक्टिवेटेड है ऑलरेडी। एंटीजन को हमें नहीं डालना पड़ा एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करने के लिए, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर दूसरे मतलब पैराग्राफ वो हमारे पास वो तब एक्टिव होती थी जब हम कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में आता था, लेकिन पैसिव की बात की जाए तो ये अगर हम किसी से अपना ब्लड भी हम रिसीव कर रहे हैं ना, किसी से अपनी बॉडी के अंदर इन्फ्यूज कर रहे हैं उसको, तो तब भी एक्टिव हो सकती है वो, इन चीज़ों से भी एक्टिव हो सकती है विदाउट इंजेक्टिंग एनी एंटीजन, ये बात है ना। एंटीजन का मतलब है कि कोई बैक्टीरिया वगैरह के आने की जरूरत नहीं होगी। यार पैसिव इम्यूनिटी हाँ में वैक्सीन आ जाती ना, हेपेटाइटिस वगैरह की। अब देखो मुझे हेपेटाइटिस नहीं है और मुझे हेपेटाइटिस, मैंने हेपेटाइटिस की वैक्सीन भी नहीं लगाई हुई और मुझे हेपेटाइटिस हो जाता है। हेपेटाइटिस एक जो है वो वायरस का नाम है। वायरस के पास एक एंटीजन है, एंटीजन वो लेकर आएगा, उसके रिस्पॉन्स के अंदर मेरी बॉडीज के अंदर एंटीबॉडीज बनेंगी, बी टी लिम्फोसाइट या जो भी बनेंगी, सेल मेडिएटेड होगी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी या जो भी इम्यूनिटी होगी, तो वो उसके रिस्पॉन्स के अंदर आएंगी। लेकिन जब मैं वैक्सीन लगवा लूंगा ना, आज मैं हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगा लेता हूँ तो ऑलरेडी मेरी बॉडी के अंदर इस तरह की एंटीबॉडीज होंगी जो हेपेटाइटिस की वायरस जैसी होंगी। वो जैसे ही हेपेटाइटिस का वायरस आएगा वो हेपेटाइटिस के वायरस के साथ जुड़ जाएंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी और मुझे जॉन्डिस नहीं होगा हेपेटाइटिस की वजह से, और ना मुझे कोई एलर्जी होगी, ना मुझे कोई हेपेटाइटिस के सिम्टम्स होंगे। समझ आई है? ये जो मैंने वैक्सीन लगवाई है ये पैसिव इम्यूनिटी थी। ओके। ये वाला हमने नहीं करना और मैम ने कहा था ये नहीं करना, इस वजह से हम नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मतलब कोविड में था कि हम पहले से वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। हाँ, हाँ, कहा था कि क्या नहीं करना, क्या नहीं करना? मैम ने कहा था कि क्या नहीं करना, अभी तुमने ये बोला वाली है। इम्यूनिटी, ये वाला ग्राफ चार्ट, आगे चलो, लैब रहती है अभी सारी, जल्दी चलो। ये आखिरी है। इसको याद कर लें, ये आखिरी इवेंट्स ऑफ है, ब्लड जल्दी जल्दी क्लॉट करवाओ बस। फॉर्मेशन को। अल्लाह कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं थक गया हूँ। अच्छा ये देखो, इवेंट्स ऑफ ब्लड क्लॉट दे रहे हैं फॉर्मेशन, हम ये साथ साथ तुम्हारे। क्वेश्चन ही करी जा रहे हो, कोई चीज एक्सप्लेन तो कर नहीं रहे ढंग से। तो अच्छी बात है ना, तुम्हें तैयारी हो रही है और इतने बच्चे तुमसे पढ़ रहे हैं, मेरी सवाब मिल तैयारी रहा है हुई तुम्हें। हुई है। ये अच्छी तरह से दिमाग में बिठाओ ये चीज गाइस, इवेंट्स इन ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, कि सबसे पहले आपके पास कोई सिवियर्ड वेसल आती है, कोई इंजर्ड वेसल आती है, उसके बाद प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होती है, उसके बाद फिब्रिन उधर अपीयर होती है, डायग्राम भी बनाना। और अगर ये आ जाए इवेंट्स का टॉपिक, कोई भी स्टेटमेंट लिखी होगी घुमा फिरा के ये वो, तो और अगर उसके कम मार्क्स हुए ना, वहां पर ये बना देना अगर कम मार्क्स हुए। अगर ज़्यादा मार्क्स हुए तो हमने वो पाथवेज़ वगैरह बनाने होंगे, उसमें भी हमने फ़र्क करना है कि कब हमने पाथवेज़ बनाने हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, और कब हमने जो है ऊपर वाला बताना है,
एग्रीगेशन का, वैसोकॉन्ट्रैक्शन का कब हमने बताना है वो भी देख लेते हैं। फिब्रिन क्लॉट फॉर्म्स और फिर क्लॉट रिट्रैक्शन अकर्स। ये अच्छी तरह देखनी है स्लाइड, बाद में भी देख लेना, अच्छी तरह से इसको देखना। फिर क्वेश्चन को गौर से देखना, हो सकता है किसी में ये स्लाइड से क्वेश्चन आया हो, ये वाली डायग्राम वाली स्लाइड से। वो खाली मैम पूछेंगे इवेंट्स इवेंट्स कौन से होते हैं, वो तो शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग कभी आ ही नहीं सकता हमें ये। और दूसरी बात जो तुमने नीचे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात कर रहे हो, वो क्लॉटिंग टाइम में आता है। ये हम क्लॉट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, दो अलग चीजें, इनको मिक्सअप नहीं करो। लेकिन वो लिंक करती है, खैर छोड़ो। मैम नहीं कहेंगी इवेंट्स का, मैम ने घुमा फिरा के स्टेटमेंट देनी, खुद ही इंटरप्रेट करनी पड़ेगी कि यहाँ पर इवेंट्स बनाने हैं या क्या करना है क्या नहीं। तो जितनी भी मैम घुमा फिरा के ले लें, मैम कहेंगी कि आपके पास कोई ब्लड वेसल है जो जिसकी हेमरेज हो गई है, इंजर्ड हो गई है, तो अब क्या कौन से स्टेप्स होंगे और एंड तक वो किस तरह बनेगी। तो हम इन शॉर्ट, थोड़े मार्क्स हैं तो ये लिख देंगे, तो ये हम डायग्राम के साथ, तो ये काफ़ी अच्छे मार्क्स देते हैं। कुछ नहीं है, डायग्राम के अंदर पाइप बनाए हुए हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें डाली हुई हैं, दैट्स इट। और एंड पर बहुत पक्का क्लॉट सैफ कर आई देना। थिंक ये हो गया है ना थ्योरी का। हाँ, लैब पे चलते तो हैं। हम लैब लैब पे चलते हैं और लैब का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ना आपने वो करवाना है ABCD वाला। हम आगे चले जाते हैं एक्सपेरिमेंट बहुत अजीब है। सैफ ये वाली स्लाइड रहने दो, ये सिंपल रीड करने वाली है। मेरी बात नहीं सुनो, नहीं हम ना प्लीज करा आगे, दो। हम ना इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कराना तो जुनैरा तुम्हें आती है, तुम कहीं जा रही हो, रहने दो रहने दो। मेरी नहीं बात नहीं सुनो, ये वाली लैब में भी है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों। हम आगे चले जाते हैं, लेकिन फिर मुझे कोई ये रिवाइज करवा दे, हिमोस्टेसिस। मैं कहूंगी, अब हम लोग फ्लो में जा रहे हैं ना, तो इसको भी 5 मिनट लगा दो, खैर है कोई बात नहीं। ये चलो रिवाइज करवा करो दो। ना, ये कोई मुझे बताए वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन किस तरह से होती है, प्लेटलेट्स प्लग के अंदर क्या चीजें होती हैं, फिर प्लेटलेट्स फिर क्लॉटिंग के अंदर क्या है। 2 मिनट में चलो रिवाइज करूंगा, अगर गौर तुम्हारा से सीन सुनना। है। 2 मिनट में सारा रिवाइज करूंगा, गौर से सुनना। हीमोस्टेसिस होती है स्टॉपेज ऑफ ब्लड। इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, एक होती है प्लेटलेट्स एग्रीगेशन और एक होती है क्लॉट फॉर्मेशन। अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की बात की जाती है, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन किस तरह से होती है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इस तरह से होती है कि हमारे जो इंजर्ड वेसल है उसके अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। इसके अलावा एक नर्वस रिफ्लेक्स आता है, नर्वस न्यूरॉन्स के ज़रिए से ब्रेन से सिग्नल आता है कि आपकी ब्लड वेसल इंजर्ड हुई है। वो सिग्नल भी हेल्प करता है मसल को जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करने में और उस हेमरेड वाली वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट होने में। इसके अलावा मायोजेनिक स्पैस्म इसी को कह रहे हैं, मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, स्मूथ मसल्स को मायोजेनिक स्पैस्म के। इसके अलावा ट्रॉमाटाइज्ड टिश्यू जो होता है, टूटा हुआ इंजर्ड वेसल, उसको ट्रॉमाटाइज्ड टिश्यू कहा जा रहा है। वो सर्टेन तरह के सब्सटेंसेस रिलीज करता है। उन सब्सटेंसेस के रिस्पॉन्स के अंदर भी केमिकल्स हो सकते हैं, वो कोई जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जो सब्सटेंसेस बताते हैं कि आपकी मसला है, कॉन्स्ट्रिक्ट करो, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करो। प्लेटलेट्स एग्रीगेशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है अटैच का। इर्द गिर्द की वेसल से आते हैं, इसको पहला आता है अटैच होते हैं, उसके बाद वो आकर एक्टिवेट होते हैं। जब एक ब्लड प्लेटलेट्स एक्टिवेट होता है ना, तो फिर वो एग्रीगेशन स्टार्ट कर देता है, वो और प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करता है, तो वहां पर जो है वो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होना शुरू हो जाती है। चौथी सतह के ऊपर कुछ एडहेसिव मटेरियल रिलीज करते हैं और कुछ सिक्रीशंस करवाते हैं। कुछ तरह की सिक्रीशंस होती हैं जो कि प्लेटलेट्स वाली साइड पर होती है। उन सिक्रीशन के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आती हैं, जिसमें एक्टिन, मायोसिन और थ्रोम्बोस्थेनिक आती है। माइटोकॉन्ड्रिया आता है ताकि एटीपी की प्रोडक्शन हो सके। ग्रोथ फैक्टर आता है ताकि ट्रॉमाटाइज्ड टिश्यू की दोबारा रिपेयरिंग हो सके। फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर यानी फैक्टर 13 आता है क्लॉट की को स्टेबलाइज करने के लिए। बस।
सवाल किसी का? गाइस हम 2 मिनट इसको भी दे रहे हैं इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक को अभी। ये बहुत गौर से बात सुनने वाली है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वाले की। ये जितनी जिस तरह दिख रही है इतनी ये आम या इतनी सिंपल नहीं है। अंदर से डिस्ट्रक्शन होगी तो कहते हैं कि इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिव होगा और बाहर से डिस्ट्रक्शन होगी तो एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से जो लोग ये कहते हैं, अगर आपको ब्रेन हेमरेज होता है या कोई भी ब्लड वेसल आपकी फट जाती है अंदर ही आपकी बॉडी के अंदर, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस केस के अंदर आपका कौन-सा पाथवे जो है वो एक्टिवेट होगा? एक्सट्रिंसिक। क्यों? ये बाहर से कोई ट्रॉमा तो नहीं आया? इंट्रिंसिक होगा क्योंकि इंटरनल ट्रॉमा है। गुड, ये आंसर सुनना था। इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब है इनर ट्रॉमा। इनर ट्रॉमा से क्या मुराद है? इनर ट्रॉमा से मुराद है एंडोथेलियम अगर आपकी जो है वो डिस्टर्ब हुई है। एंडोथेलियम इनर मोस्ट लेयर होती है। एंडोथेलियम के बाहर भी 2 लेयर्स होती हैं आपकी ब्लड वेसल्स की। इसका क्या मतलब है? अब देखो मेरी उँगली कट जाए तो आप कहोगे कि एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो एक्टिवेट होगा क्योंकि एक्सटर्नल ट्रॉमा है। देखो यहाँ ऊपर तो मेरी स्किन है, अंदर मेरी ब्लड वेसल है। उस ब्लड वेसल की जो एक्सटर्ना है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, वो कटेगी, उँगली मेरी स्किन कटने के बाद वो कटेगी, उसके बाद मिडल वाली लेयर कटेगी, उसके बाद इनर मोस्ट कटेगी। तो फिर आप लोग उस लेवल पे कह सकते हो कि एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा। लेकिन जब मेरी उँगली कटेगी ना, एक्सट्रिंसिक पाथवे के साथ-साथ इंट्रिंसिक पाथवे भी जो है वो एक्टिवेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेरी इनर मोस्ट लेयर भी डैमेज हुई है, वो भी खत्म हो गई है। ब्रेन हेमरेज या मेरी इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है किसी भी ब्लड वेसल्स के फटने की वजह से, तब भी दोनों पाथवेज एक्टिवेट होंगे, इंट्रिंसिक भी और एक्सट्रिंसिक भी। बात बहुत गौर से सुनना, अगर मैम ने ये बहुत क्लियरली बताया है कि अगर मैं पेपर के अंदर कहूँगी कि कोई चीज़ टिश्यू फैक्टर से एक्टिवेट हो रही है, तो हमें पता है टिश्यू फैक्टर, फैक्टर 3 को कहते हैं, तो वो हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे की बात होगी, हमने सिर्फ़ इंट्रिंसिक ड्रॉ करना है। लेकिन अगर मैम ने कहा है कि आपकी कोई उँगली कटी है, कोई आपकी ब्लड वेसल फट गई है, कुछ हो गया आपको, उसकी हेमरेज हो गई है, तो उस सिनेरियो के अंदर मैम ने नहीं कहा कि टिश्यू फैक्टर वाला बताओ या दूसरा बताओ, तो उस सिनेरियो में हमें दोनों बताने पड़ेंगे। अगर मैम ने कुछ नहीं पूछा, टिश्यू फैक्टर का ज़िक्र नहीं किया या इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक का ज़िक्र नहीं किया, तो हमने दोनों बताने पड़ेंगे हमें, ठीक है? ये बात ज़रा गौर से सुनना। अच्छा, अब इन दोनों पाथवेज़ को याद किस तरह से करना है? जिन्होंने मेरे से पूछा था मैंने उनको इस तरह से याद करवाया था, नंबर्स याद करवाए थे। मैंने उनको इन पाथवेज़ की इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं दी थी। मैंने उनको कहा था कि वो कुछ नंबर्स याद कर लो, आगे काम आएँगे, अभी काम आने वाले हैं। वो नंबर्स हैं 12, 11, 9, 10 अच्छा और सैफ, एक मिनट बात 3, सुनना। 7, 10। हाँ, बताओ? ये जो लिखा है इंट्रिंसिक पाथवे में, रेफर टू द मल्टीपल कैस्केड्स ऑफ प्रोटीन इंटरेक्शन एक्टिवेटेड बाय ट्रॉमा, इसको एक दफा एक्सप्लेन कर दो कि क्या मीन है इसका। किधर लिखा है? ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में थोड़ा डिफरेंस है ना, कि वो डैमेज होता है एक्सटर्नल सरफेस से और वो ट्रॉमा इनसाइड ब्लड वेसल्स मैंने वही तो फ्लोटिंग टाइम में। मैंने इतनी लंबी तमहीद इसी नहीं वज़ह से नहीं, बाँधनी थी। ये वही लिखा हुआ है जो और मैंने बताया अभी, वो वही ये लिखा है। मैं पूछ रही हूँ, ये जो लिखा है ना, मल्टीपल कैस्केड ऑफ प्रोटीन इंटरेक्शन, ये क्या है? वही फैक्टर्स जो मल्टीपल कैस्केड उसकी बात हो रही है, फैक्टर्स एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहे हैं। वो सारे प्रोटीन्स हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। मैं क्या बता रहा था मुझे भूल गया। अच्छा कुछ नंबर्स याद करने हैं। फैक्टर्स बता रहे थे। 12, 11, 9, 10 और 3, 7 दूसरी तरफ, ठीक है? तो हमें पता है कि 12 एक्टिवेट करता है 12 ए को, फिर 12 ए करेगा 11 को, 11 करेगा 11 ए को, 11 ए करेगा 9 को, 9 करेगा 9 ए को, 9 ए करेगा 10 को, 10 करेगा 10 ए को, ठीक है? फिर 10 ए के बाद वो कॉमन पाथवे शुरू होते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे
काफ़ी बच्चों को मुझे लगता है कि क्लियर नहीं होगा। यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट है, हो सकता है सबको क्लियर हो। यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट है कि ये इंट्रिंसिक पाथवे ना टिश्यू फैक्टर से एक्टिवेट हो रहा है। टिश्यू फैक्टर हमारे पास फैक्टर 3 और फैक्टर 3A है। तो इंट्रिंसिक पाथवे काम किस तरह से करता है? अगर आपकी मेरी इंटरनल एंडोथेलियम डैमेज हुई है, अब सिर्फ टिश्यू फैक्टर से एक्टिवेट होना है, तो सबसे पहले फैक्टर 3 में कन्वर्ट होगा। एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली फैक्टर 7 के अंदर कन्वर्ट होगा उसी टाइम। अब फैक्टर 3A और फैक्टर 7A दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। 3A और 7A का कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये कॉम्प्लेक्स जो है फैक्टर 3 और 7A का कॉम्प्लेक्स फैक्टर 10 को 10A में कन्वर्ट कराएगा। फिर फैक्टर 10A आगे 2 को 1 आता है ना, नहीं पहले 2 आता है। 2 को 2A में कन्वर्ट करवाता है और 2A 1 को 1A में। 1 हमारे पास फिब्रिनोजेन है, फैक्टर 1 हमारे पास फिब्रिनोजेन है, फैक्टर 1A हमारे पास फिब्रिन है और फैक्टर 2 हमारे पास क्या है, प्रोथ्रोम्बिन है। फैक्टर 2A हमारे पास क्या है, थ्रोम्बिन है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ फैक्टर 2 जो है वो साथ फैक्टर 2 वो 2A में भी कन्वर्ट करवा रहा है, 2A भी एक्टिवेट करवा रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ फैक्टर 13 को भी एक्टिवेट करवाएगा और 13 फैक्टर एक्टिवेट करवाएगा 13A को। फिर 13A फैक्टर आके क्लॉट को स्टेबलाइज़ करवाएगा और फिब्रिन फैक्टर 1A भी क्लॉट को स्टेबलाइज़ करवाएगी। बस हो गया। कोई क्वेश्चन किसी का? सैफ, यहाँ पर आपने बताया कि टिश्यू फैक्टर जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट करेगा। मतलब अगर टिश्यू फैक्टर में कोई डैमेज आ रहा है ना, ये क्या है, मतलब कि हुँ, तुमने टिश्यू फैक्टर का बताया कि अगर वो होगा तो वो उसमें इंट्रिंसिक पाथवे होगा, ठीक है। हुँ, और अगर ब्लड वेसल्स में कोई इंजरी आ रही है या फिंगर में कट आ गया तो वो उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों आएगा, ठीक है। हुँ। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू फैक्टर। एक्सट्रिंसिक पाथवे में ये देखो जहां पर ये पूरा पाथवे बना नहीं हुआ, वहां पर एक्सट्रिंसिक में आ रहा है टिश्यू मैंने फैक्टर। मिक्स कर दिए यार, सॉरी। तुमने मिक्स कर। बस नाम अदल-बदल किए। जो 12 से हाँ एक्टिवेट ना, हो रहा तो था, वो इंट्रिंसिक है और दूसरे वाला एक्सट्रिंसिक है, जो टिश्यू फैक्टर से एक्टिवेट हो रहा है। 2 और चीज़ें जो ये कन्फ्यूज़ कर रही हैं तो यहाँ पर, वो इनका टाइम है और इनकी एफिशिएंसी है। इंट्रिंसिक की एफिशिएंसी स्लो है। उसका लिखा हुआ है कि ये स्लो होता है इंट्रिंसिक पाथवे, लेकिन इनका टाइमिंग देखो 15 से 20 सेकंड है, ठीक है? इंट्रिंसिक का टाइम, तो ये एक्टिवेशन का टाइम है, जल्दी एक्टिवेट तो हो जाता है, लेकिन वैसे ये स्लो चलता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो काफ़ी फ़ास्ट है, लेकिन एक्सट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट होने के लिए 2 से 6 मिनट चाहिए। सही है? बताओ ज़ुनैरा क्या कह रही थी? ठीक है, मुझे बस वो टिश्यू फैक्टर की कंफ्यूजन हो रही थी तो मैंने। अच्छा, हाँ, अगर अब ठीक टिश्यू है, फैक्टर से होगा तो ठीक हमने सिर्फ है। एक्सट्रिंसिक एक्सटेंडेड पाथवे पाथवे, बनाना है, और हाँ। अगर अगर मैम ने मेंशन नहीं किया होगा तो हमने दोनों बनाने हैं। हाँ, मैम ये भी कह सकती हैं कि लंबे वाला बनाओ या छोटे वाला बनाओ या फ़ास्ट वाला बनाओ या स्लो वाला बनाओ। स्लो जो है वो लंबे वाला है, फ़ास्ट जो है वो छोटे वाला है। ठीक है। और एंड पर ये भी लिख देना कि कैल्शियम आयन और फैक्टर 5 भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बस। उम, ये एंड पे समरी लिखी हुई है, बहुत अच्छी समरी लिखी है, शॉर्ट क्वेश्चन में काम आ सकती है। और तो हम इसको कच्चा चबा गए हैं पूरी स्लाइड को, और तो इसके अंदर थ्योरी के अंदर कुछ नहीं है। चलो अब इसके लैब करते हैं, काफी टाइम हो इसके गया। अलावा मैं कोशिश करूँगा सुबह कुछ क्वेश्चंस जो है वो बनाकर भेज सकूँ थ्योरी के। यार सबसे पहले एबीसीडी ऑफ टर्मेटोलॉजी करनी है हमने। तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 बाद में करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है और ये आ भी सकता है। अच्छा सैफ, एक मिनट, मैंने एक क्वेश्चन पूछना है, एक मिनट।
पूछो। 1 मिनट। अच्छा, ये प्लूरीपोटेंशियल हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स में और कमिटेड स्टेम सेल्स में डिफरेंस बताना क्या है? कोई बताना चाहेगा? गाइस किसी को आंसर पता है इसका तो बता दे, मैंने वैसे बताया था स्टार्ट पे। जो पूरी पोटेंशियल हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं ना, इनके पास पोटेंशियल होता है कि हर तरह के सेल्स को अपने आप से ओरिजिनेट कर सकें, जो कि ब्लड स्टेम सेल्स हैं। तो पूरी पोटेंशियल हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं। कमिटेड स्टेम सेल्स हमारे पास माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट है। जो कि कमिटेड है, उन्होंने ग्रेन्युलोसाइट्स बनाने हैं और दूसरों ने ए ग्रेन्युलोसाइट्स बनाने, उसके लिए वो कमिटेड है। हर तरह के सेल्स उनसे नहीं बन सकते। इनमें बस यही डिफरेंस है? हाँ, बस ये याद रखना है। ठीक है। एबीसी ऑफ टर्माटोलॉजी के अंदर अगर सबसे पहले हम एयरवे का डिस्कस करें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी का कोई एक्सीडेंट होता है या कोई आपके पास कोई पेशेंट आता है इमरजेंसी में, या वैसे ही आपके घर के अंदर किसी को सांस का मसला हो रहा है, तो हो सकता है कि किसी को सांस का मसला हो रहा है, सांस लेने में मसला हो रहा है, हो सकता है कि उसकी एयरवे ब्लॉक हो। अब वो पार्शियली भी हो सकती है और कम्प्लीटली भी हो सकती है। पार्शियली अगर किसी की एयरवे ब्लॉक होगी तो 3 तरह के सिम्पटम्स आएँगे। पहला, उसकी आवाज़ चेंज होगी। दूसरा, उसकी सांस लेने की अजीब-अजीब आवाज़ें आ रही होंगी। और तीसरा, उसको बहुत ज़्यादा कोशिश करके बहुत मुश्किल से सांस आ रहा होगा। ठीक है? वो बहुत ज़्यादा कोशिश करके सांस ले रहा होगा, एफर्ट के साथ। कंप्लीटली ब्लॉकेज के अंदर उस बंदे को बिल्कुल भी सांस नहीं आ रहा होगा। यानी कि अब जिस तरह उसकी चेस्ट जो है वो इनलार्ज नहीं हो रही होगी, मतलब उसकी एब्डोमेन अंदर बाहर जिस तरह हम सांस ले रहे होते हैं, वो मूवमेंट नहीं हो रही होगी, चेस्ट की मूवमेंट नहीं हो रही होगी, आउटवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही होगी, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा इसकी एयरवे जो है वो कंप्लीटली ब्लॉक है। तो इन सारे सिनेरियोज के अंदर अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा आता है तो उसको ट्रीट कैसे करना है? तो सबसे पहले अगर वो ज़मीन पे लेटा हुआ है, तो हमने उसका हेड टिल्ट कर देना है और उसकी चिन को अपवर्ड की तरफ मूव कर देना है। इससे क्या होगा? उसको साँस लेने में आसानी होगी। उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि अगर आप वो ऑब्स्ट्रक्शन आँखों से देख सकते हैं और हाथ से रिमूव कर सकते हैं ना, तो कोशिश करें हाथ से उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव कर दें, ताकि उसको साँस उसका आना शुरू हो जाए, प्रॉपर उसका साँस आना शुरू हो जाए। अगर हॉस्पिटल में, तो ऑब्वियसली आपके पास सक्शन पाइप्स वगैरह होते हैं, सक्शन मशीन्स होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से आप उसकी वो ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीज़ कर सकते हैं। अब वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो सकती है? वो वॉमिट हो सकती है, वो ब्लड हो सकता है, जिसने आपके जो एयरवे को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, तो सक्शन पाइप से वो निकल जाएगी। अब 2 चीज़ें और आती हैं कि अगर वो जो पेशेंट आया आपके पास, उसकी एयरवेज़ कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट है, उसको बिल्कुल साँस नहीं आ रही और वो बंदा कॉन्शियस है, वो बंदा सुन सकता है और आपको देख सकता है, तो आपने क्या करना है, 5 थ्रस्ट उसकी बैक साइड पे देने हैं और फिर फ़ौरन उसके 5 थ्रस्ट उसकी एब्डोमेन के ऊपर देने हैं। मतलब ऑब्वियसली पुश करना है उसकी बैक से उसको 5 दफ़ा ज़ोर-ज़ोर से, फिर उसके एब्डोमिनल रीजन से, ताकि वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो निकल सके। लेकिन अगर बंदा बेहोश है आपके पास, तो आपने उसको सीपीआर देना है। अब सीपीआर किस तरह से देते हैं? 2 दफ़ा मुँह से उसको ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है? और मुँह से किस तरह से ऑक्सीजन देनी है, ये डायग्नोसिस भी है और ये ट्रीटमेंट भी है। पहले ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट किस तरह से, सीपीआर। जब हम उसको मुँह से ऑक्सीजन देंगे, मुँह से 1 दफ़ा ऑक्सीजन देने के बाद हमने उसको 5 कितनी दफ़ा देने हैं, हमने ना उसको उसकी चेस्ट के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना है। हाँ 5 ही है, बैक 5 बैक ब्लोज नहीं, अल्टरनेटिंग 5 नहीं, नहीं, एब्डोमिनल नहीं, थ्रस्ट। वो तो थ्रस्ट है, वो तो उस
केस के अंदर है जब बंदा ज़िंदा है, बंदा कॉन्शियस है। जब बंदा अनकॉन्शियस है ना तो आपने सीपीआर देना है। सीपीआर में एक दफ़ा आपने उसको मुँह से ऑक्सीजन देनी है और फिर 15 दफ़ा उसकी चेस्ट के ऊपर आपने फ़ोर्स अप्लाई करनी है, बहुत ज़्यादा ज़ोर की नहीं करनी कि उसके रिब्स टूट जाएँ बेचारे के। और फिर 15 दफ़ा के बाद फिर दोबारा से आपने मुँह से उसको देना है, फिर 15 दफ़ा उसको प्रेस करना है उसकी चेस्ट को। अब जब आप उसको उसकी मुँह से उसको ऑक्सीजन दे रहे होंगे ना अपने मुँह से, सैफ 5-5 बार तो है, आपने 15-15 मैं दफा ये नहीं देना। क्लियर करता हूँ, 1 मिनट रुको। मैंने अभी वो क्लियर किया भी है लेकिन दोबारा कर देता हूँ। जब हम उसको मुँह से ऑक्सीजन दे रहे होंगे ना, सीपीआर दे रहे होंगे, तो हमने देखना है कि उसकी जो चेस्ट है वो आउटवर्ड मूव हुई है या नहीं हुई, ठीक है? अगर हुई है तो हमारा सीपीआर कामयाब हुआ है, अगर नहीं हुई आउटवर्ड मूव तो हमारा सीपीआर नाकामयाब गया है। और कब उसकी चेस्ट बाहर की तरफ मूव आउट नहीं होगी, जब उसकी एयरवे कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हुई होगी। समझ आ गई है? यहाँ पर जो 5-5 दफ़ा लिखा हुआ है वो कुछ और है, वो थपकियाँ समझ लो, ज़ोर-ज़ोर से इस तरह, ज़ोर-ज़ोर से उसकी बैक पे मारा है उन्होंने। वो ये प्रेशर नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, वो थपकी है, ज़ोर-ज़ोर से मार रहे हैं उसकी बैक पर 5 दफ़ा, उसकी एब्डोमेन के ऊपर 5 दफ़ा उन्होंने मारा है। और ये उस केस के अंदर है जब बंदा कॉन्शियस हालत में है, बंदा जाग रहा है, बंदा होश में है। लेकिन जब बंदा बेहोश होता है ना, उसको सीपीआर देना पड़ता है और सीपीआर के अंदर आपने एक दफ़ा मुँह से ऑक्सीजन देनी है, बाद में 15 दफ़ा उसको प्रेस करना है और उसके बाद दोबारा एक दफ़ा मुँह से देनी, दोबारा 15 दफ़ा उसको प्रेस करना है। खैर, आगे चलते हैं। आगे ब्रीदिंग आ जाती है कि अब कैसे पता चलेगा अगर किसी को ब्रीदिंग इश्यू है? वो बंदा खाँस रहा होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी उसको, कोई भी आपके पास पेशेंट आते हैं इस कंप्लेन के साथ, ठीक है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, कफिंग के साथ और इस तरह की एलर्जी मैनिफेस्टेशंस के साथ। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। गाइस, टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्या होता है? इसको पता है? कदा सर्च किया था ये क्या होता है? कदा हो? सैफ ये भी तो बताओ ना कि उसको डायग्नोस किस तरह से करना है जो लिखा हुआ है, वो भी एक्सप्लेन कर दो एक दफा। किधर लिखा हुआ है? ये देखो ना, 1 मिनट। किसका किसका कह रही हो? सारा कुछ तो बता दो। ब्रीथिंग का, ब्रीथिंग का कह रही हूँ। तो वही ना अभी देख रहे हैं आपके पास पेशेंट आया है कोई सिनेरियो के साथ या है कि वो कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है आपको। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो कि टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्या होता है? ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहाँ पर आपके लंग्स के और आपकी चेस्ट के दरमियान में ना, चेस्ट की वॉल के दरमियान में एयर जो है वो इकट्ठी हो जाती है। इसको हम कहते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स, एक्यूमुलेशन ऑफ एयर। अब ये कब होती है कि जब इंसान इनहेल करता है ना, एयर अंदर जाती है, लेकिन जब एक्सहेल करता है तो हवा बाहर नहीं आती। तो ये इस स्टेज के अंदर होता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। कब हो सकता है? आपके पास कोई पेशेंट आए जिसने अपने आप को गन शूट किया हो, ठीक है? या अपने आप को बहुत ज़्यादा या किसी ने ऊपर से छलांग मार दी हो, उस छलांग मारने के नतीजे के अंदर उसके रिब फ्रैक्चर हो गए हों। याद रखना है कि अगर किसी के रिब फ्रैक्चर हो गए हैं तो वो टेंशन न्यूमोथोरैक्स उसको हुआ होगा। रिब फ्रैक्चर्स की केस के अंदर या फिर किसी ने अपने आप को गन शूट वगैरह कर लिया है। इसके अंदर होता क्या है कि आपका एक पूरा लंग्स ही शायद कोलैप्स हुआ होता है जिसकी वज़ह से आपकी ऑक्सीजन या तो एक लंग की कैविटी के अंदर आ जाती है और बाहर नहीं जा पाती। और इसकी वज़ह से आपको हार्ट अटैक वगैरह भी आ सकता है, ठीक है? और और इस टेंशन न्यूमोथोरैक्स के सिम्पटम्स हमारे पास कोई इतने ख़ास नहीं कि ऑब्वियसली साँस लेने में तकलीफ़ हो रही होगी, उसकी चेस्ट के ऊपर पेन हो रहा होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है? और चेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा होगा, हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा उसके। और ट्रैकिया अपनी जगह से हो सकता है वो
डिसरप्ट हो गया और ट्रैकिया की पोजीशन ही हिल गई हो नीचे से, जहाँ जो ब्रोंकाई और ब्रोंकाई दो हमारे लेफ्ट और राइट लंग में जा रहे हैं, उसकी पोजीशन हो सकता है मुड़ गई हो, लंग ही सारा बेचारा कोलैप्स हो गया है। तो अब इस सिनेरियो को टेंशन न्यूमोथोरैक्स को ट्रीट किस तरह से किया जा सकता है? हम नीडल इंसर्ट करते हैं, ठीक है? इसको वैसे कहते हैं नीडल डिकम्प्रेशन कहते हैं इसको, लेकिन याद रखें कि नीडल इंसर्ट करते हैं हम, और उस नीडल के बाद हम चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करते हैं, जिसकी वजह से वो हवा जो है वो रेगुलरली जो है वो चेस्ट से निकलती रहती है और हम बंदे की जान बचा सकते हैं। वो बाद में देखेंगे उसको कोई स्टंट डालना है, क्या करना है, उसका पूरा एक लंग ही बेचारे का कोलैप्स हुआ है। समझ आ गई है इसकी? यहाँ पर कुछ पेचीदा टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं। द सेकंड इंटरकॉर्सल स्पेड क्रॉसेस द मिड क्लैविकल लाइन, ये पोजीशन बताई हुई है। बस आप बता दें कि हम चेस्ट के अंदर नीडल को इंसर्ट करेंगे। सैफ यहाँ तो इतना अजीब लिखा हुआ है, पता नहीं क्या कुछ। ये वही है, पोजीशन बताई हुई है नीडल की कहाँ पे इंसर्ट करनी, स्पेस के अंदर लिखा हुआ है कि सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। देखो इंटरकोस्टल रिब्स होते हैं ना इंटरकोस्टल रिब्स, लास्ट वाले में हम्म। का जो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं शायद उनको कहते हैं, मुझे आई एम नॉट श्योर। लेकिन रिब्स की बात हो रही है कि वो जो खाली जगह होती है रिब्स की, वो जब मिड क्लेविकल लाइन को जो है वो क्रॉस कर रही होती हैं, उस पॉइंट के ऊपर आपने डालनी है। मतलब मिड क्लेविकल ऑब्वियसली मिड में होगी, बिल्कुल रिब्स के मिड के अंदर। अब हाथ लगा के देखो, नीचे वाले 2 फ्लोटिंग रिब्स हैं हमारे, और बिल्कुल दरमियान के अंदर देखो ये कैविटी है ना, यहाँ पर मिड क्लेविकल लाइन है। तो यहाँ पर हम नीडल इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर हवा एक्यूमुलेट हुई होगी, यहाँ से निकालेंगे। इसके सिम्पटम्स वगैरह भी बता दिए, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग वगैरह हुई है, कोई फ्रैक्चर हुआ है, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, लंग रिब्स की डैमेज हो गई है, खुद को शूट कर लिया है, तो उसके अंदर ये होगा। कोई भी सिनेरियो आता है रिब डैमेज का, उसमें ये ब्रीदिंग डिसऑर्डर होगा, टेंशन न्यूमोथोरैक्स हुआ होगा, उसको ट्रीट किस तरह करना है, नीडल की इंजर्शन से हवा हमने खारिज करवा देनी है उसके लंग से जो एक्स्ट्रा है। उसके बाद आता है ब्रोंकोस्पैसम, इंपॉर्टेंट है ब्रोंकोस्पैसम। ब्रोंकोस्पैसम होता क्या है? ब्रोंकोस्पैसम कहते हैं हमारे जो आर्टरीज है ना, हमारी आर्टरीज बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, हमारी ब्रोंक्यूल्स बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, नैरो हो जाए, तंग हो जाए, इसको ब्रोंकोस्पैसम कहते हैं। वो हमने देखा था ना मायोजेनिक स्पैसम, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये मतलब उसी से रिलेटेड स्पैसम, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना ब्रोंकस का, ब्रोंक्यूल्स का, तो उसको हम ब्रोंकोस्पैसम कहते हैं। सही है। अब किस-किस वजह से हो सकता है ये ब्रोंकोस्पैसम आपको? आपको ये एस्थमा की वजह से हो सकता है, आपने कोई हवा इन्हेल की है, उस हवा के ज़रिए आपकी बॉडी में एलर्जेंट्स दाखिल हुए हैं, वो उन एलर्जेंट्स ने आपकी बॉडी के अंदर एलर्जिक मैनिफेस्टेशन करवाई है, वही जो बेसोफिल सेल एक्टिवेट होंगे, हिस्टामाइन वगैरह रिलीज़ होगी, तो इसको कहते हैं ब्रोंकोस्पैसम। मतलब इसकी वजह से हो सकती है, एस्थमा की वजह से या उन एलर्जेंट्स की वजह से आपको ब्रोंकोस्पैसम हो सकता है। और मुख्तलिफ तरह की एलर्जीज़ की वजह से आपको हो सकता है चेस्ट वायरल इन्फेक्शन हो गया आपको, चेस्ट का वायरल इन्फेक्शन, तो तब भी हो सकता है। इसके सिम्पटम्स होते हैं, व्हीज़िंग हो रही होती है, यानी आप साँस ले रहे होते हैं और साउंड आ रही होती है उसके ज़रिए से, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, खाँसी, और चेस्ट आपकी टाइट हो जाती है ब्रोंकोस्पैसम के अंदर। और इसके लिए हम क्या लेते हैं? इन्हेलेशंस, इससे मुराद है इन्हेलर्स। एस्थमा पेशेंट जो इन्हेलर्स यूज़ करते हैं ना, ये उसकी बात हो रही है। इन्हेलर्स हम यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल करेंगे इस सिनेरियो के अंदर। अ, अच्छा जी, तो ब्रोंकोस्पैसम के अंदर हमने इन्हेलर्स देने हैं। उसके बाद अगर आपकी ब्रीदिंग इनसफिशिएंट है तो हमने वेंटिलेशन का इंतज़ाम करना है, वेंटिलेटर वगैरह दे देना है उसको। इसके अलावा बैग मास्क क्या होता है?
जब बंदे की डेथ होती है ना, तो फ़ौरन से रूम के अंदर उसको एक मास्क पहनाया जाता है जिसके पीछे काफ़ी बड़ा बैलून होता है। उसको वो बार-बार, बार-बार पंप कर रहे होते हैं ताकि उसको हवा जाए अंदर बॉडी के अंदर। तो ये वो है। ट्रेन्ड पर्सनल शुड यूज़ अ बैग मास्क इफ अवेलेबल। उसको ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए। शायद ये वही है। सर्कुलेशन का अगर किसी को डिसऑर्डर होगा तो क्या होगा कि कलर चेंजेस होंगे उसकी स्किन की, स्वेटिंग हो रही होगी और डिक्रीज़ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उसकी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा कम होगी। सबसे पहले स्टेथोस्कोप से चेक करेंगे, उसकी ईसीजी करेंगे, हार्ट अटैक वगैरह तो नहीं हुआ उसको। हाइपो हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर है अगर उसको जल्दी से उसकी टाँगों के नीचे सिरहाने रख देंगे ताकि उसके ब्रेन तक जो है वो खून जाए। इसके अलावा सर्कुलेशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और 2-4 लीटर उसका खून ज़ाया होता है, तो उसको ना हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। हाइपोवोलेमिक शॉक का मैम ने क्लास में बताया था कि अगर अचानक आपकी बॉडी के अंदर वॉल्यूम की कमी आ जाती है, तो एक डिफरेंस आ जाता है आपकी बॉडी के अंदर जिसकी वज़ह से आप बेहोश हो जाते हो, सदमा आ जाता है आपको। तो उससे उसके साथ उसका ट्रीटमेंट ये होगा कि नॉर्मल सलाइन की हम ड्रिप लगाएँगे बंदे को, नॉर्मल फ्लूइड, नॉर्मल सलाइन की, ताकि वो जो वॉल्यूम कम हुआ था वो थोड़ा बैलेंस हो सके। इसी वजह से हमें अर्जेंटली जो है वो ब्लड चाहिए होता है एक्सीडेंट के केसेस के अंदर कि डेथ का खतरा होता है। नो डाउट कि उन्होंने वो नॉर्मल सलाइन की उनको ड्रिप्स लगाई होती हैं हाइपोवोलेमिक शॉक के लिए। हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर आपका ब्रेन एक दफ़ा अगर डेड हो गया तो ऑब्वियसली आप बंदा ही डेड हो जाएगा सारा, इस वजह से। शॉक सीधा ब्रेन को जाके होता है और बस। डिसेबिलिटी के अंदर 3 चीज़ें हैं, एवीपीयू मेथड। एवीपीयू मेथड जो है अलर्ट, रिस्पॉन्सिव, पेन रिस्पॉन्सिव, अनरिस्पॉन्सिव, इनकी बेस के सैफ, ऊपर बताओ। जो नर्वस ब्रेकडाउन होता है वो भी इसी वजह से हो सकता है। ज़रूरी नहीं है। ओके। नर्वस ब्रेकडाउन क्रोनिक डिजीज़ के अंदर होता है। लीवर की आखिरी स्टेज पे भी नर्वस डिसऑर्डर हो जाता है, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। पहले आपकी कॉन्शियसनेस जाती रहती है और उसके बाद आपको आप रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हो। आप अपने बाजू, टाँगे वगैरह नहीं हिला सकते और इस तो तरह ये से। स्ट्रेस की वजह से भी होता है ना? स्ट्रेस की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन, ब्रेन हेमरेज वगैरह हो सकता है आपको एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से। ओके, ठीक है। मिसाल के तौर पे कौन-सा कितना एक्सट्रीम स्ट्रेस, मतलब वो ट्रेन की पटरी के नीचे अगर मैं लेट जाऊँ, सीधा लेट जाऊँ, तो मेरे ऊपर से ट्रेन गुज़र जाए तो मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि वो खाली जगह होती है। लेकिन उसकी दहशत इतनी ज़्यादा होगी कि मुझे स्ट्रेस की वजह से ही मेरे हेमरेज हो जाएगा या मैं किसी पहाड़ी से छलांग लगा दूँ पैराशूट डाल के और मेरा दिल गुर्दा कमज़ोर है, तो उसमें भी नर्वस नहीं आपका नहीं, तुम ब्रेकडाउन हो रहने दो। सकता है। आगे एवीपीयू मेथड के अंदर हम स्कोरिंग करते हैं एवीपीयू की अलर्ट के मार्क्स होते हैं, इन सबके मार्क्स होते हैं। पेशेंट से नाम पूछते हैं, उसको अपनी तरफ मतवज्जे करते हैं। अगर वो मतवज्जे हो जाता है तो अलर्ट है वो, उससे नाम पूछते नाम बता देता है तो वो वॉइस रिस्पॉन्सिव भी है। उसको पूछते हैं कि भाई तुम्हारा अभी-अभी एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हें दर्द हो रहा है? वो कहेगा हो रहा है, तो वो पेन रिस्पॉन्सिव है। और हमने उसको अलर्ट करके देखा, आवाज़ मार के देखी, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा तो वो अनरिस्पॉन्सिव होगा। कभी-कभार आपके पास बेहोश बंदा आ सकता है, उसकी शुगर लो हो सकती है, उसको जल्दी से ग्लूकोज़ खिलाकर उसको खड़ा कर देना आपने, ठीक है?
Inhalation may be required. Okay, coma score can be used. तो AVPU मेथड की बेस के ऊपर अगर बंदा कह रहा है कि मुझे पेन फील नहीं हो रही लेकिन बात कर रहा है और अलर्ट भी है, तो हम उसको MRI कह देंगे, भाई MRI करवाओ, देखो तुम्हारी कोई नर्व वगैरह डैमेज तो नहीं होगी, दर्द ही नहीं हो रहा, इतना बुरा तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। एक्सपोज़र के अंदर हमने सब कुछ देखा है, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन बंदा बेहोश है, बीपी भी ठीक है, हार्ट रेट भी ठीक है, शुगर भी ठीक है। एक्सपोज़ करके देखेंगे कहीं कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हुई, कहीं कोई मार्क्स तो नहीं हुए, कोई एलर्जी तो नहीं हो गई इसको, अचानक कोई ज़हर-वुहर तो नहीं पी लिया इसने अजीब किस्म का। तो बॉडी के ऊपर मार्क्स होंगे उसके, अजीब तरह की चीज़ें देखेंगे, या कहीं पे कोई घाव किसी चीज़ ने काटा हो, तो इस वजह से हम उसको एक्सपोज़ कर देंगे। और अगर वो बंदा आया ही बेहोश है फिर क्या करेंगे? बताया तो है बेहोश आया है, तो ब्लड हाँ, प्रेशर सही है, सब कुछ ठीक है, हार्ट रेट ठीक है, शुगर भी चेक कर ली ठीक है, लेकिन मनहूस बीमारी बेहोश पता नहीं क्यों हुआ हुआ है, तो फिर हम उसको एक्सपोज़ कर देंगे। लेकिन एक्सपोज़ ऑब्वियसली ABCD के बाद एक्सपोज़ करेंगे उसको, ई एंड पे आता है ना, सारा कुछ चेक कर लेंगे ABCD। ठीक है। अगर हमारे पास AB ब्लड ग्रुप हो, अगर हमारे पास AB ब्लड ग्रुप है ना, तो इसका मतलब है हमारे पास एंटीजन भी AB है, लेकिन हमारे पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। दोबारा सुन लो, अगर मेरा ब्लड ग्रुप AB है और हाँ, मेरा ब्लड ग्रुप AP ही है, मेरे पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। लेकिन अगर किसी का आप में से ब्लड ग्रुप O है ना, तो आपके पास A और B दोनों एंटीबॉडीज हैं, ये चीज़ याद रखनी है। और ब्लड टाइपिंग क्या होती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले जब ब्लड को मैच किया जाता है डोनर और रेसिपिएंट के ब्लड को, वो ब्लड टाइपिंग होती है या ब्लड मैचिंग भी कह सकते हैं। RH फैक्टर क्या होता है? अगर अगर मेरे पास एंटीजन A है ना, तो मेरा ब्लड ग्रुप भी A होगा, लेकिन मेरे पास RH फैक्टर नहीं है, तो मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। अगर मेरे पास RH फैक्टर है, तो मेरा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव RH फैक्टर होने या ना होने की बेस के ऊपर है। आ गई है समझ इसकी ब्लड ग्रुप की। गाइस, ब्लड ग्रुप का अगर किसी का कोई भी सवाल है प्लीज मेरे से पूछ लें। इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा, कोई भी सिनेरियो आ सकता है, कोई डायग्राम आ सकती है, उसके साथ मैम एंटीजन लगा के दे दें A, फिर कहेंगी इसका ब्लड ग्रुप बताओ, इसकी एंटीबॉडी बताओ, मतलब इस तरह से कुछ आ सकता है। ब्लड ग्रुप में से किसी का कोई सवाल? नो, आगे चलो। मीन एरिथ्रोब्लास्टोसिस। मीन वो देखते हैं, मीन आर्ट्रियोरल प्रेशर ये आता है आप लोगों को? फॉर्मूला याद करने और लग रहा है कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े। कैलकुलेटर मैं भी रख लेता हूँ। मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर की मैम ने कहा था फॉर्मूला करना है। इसमें इसमें ना मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर हमें पता चल जाता है, लेकिन ये है क्या बीमारी? मेन आर्टेरियल प्रेशर है क्या हमारे पास कि किस रफ्तार से, किस एवरेज रेट से हमारा ब्लड आगे को फ्लो कर रहा है, ये मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है। अब इस प्रेशर को फाइंड करने के लिए हमारे पास हमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर चाहिए, उसको प्लस करना है 1/3 के साथ और मल्टीप्लाई करना है पल्स प्रेशर के साथ। अब पल्स प्रेशर क्या है? द डिफरेंस ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा? मैम कह देंगी एक बंदा ये है तुम कहाँ पे पहुंच गए? ब्लड प्रेशर पे, मैम कहेंगी एक बंदा है जिसका ब्लड प्रेशर है 140/60। तो सबसे पहले हमने 140 को 60 में से माइनस करना है। जब हमने 140 को 60 में से माइनस कर दिया, हमें पता है ऊपर सिस्टोलिक होता है, नीचे डायस्टोलिक होता है, ठीक है? तो जब माइनस कर दिया तो जो आंसर आएगा ना वो हमारे पास पल्स प्रेशर होगा।
मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर का फॉर्मूला के अंदर ये पल्स प्रेशर का जो नाम देख रहे हो यहाँ पर वो माइनस करके सिस्टोलिक डायस्टोलिक को माइनस करके पल्स प्रेशर लिख देना है और डायस्टोलिक यानी 60 डायस्टोलिक आ जाएगा 60 + 1/3 और माइनस करके जो आंसर आएगा वो और ये इस तरह से सॉल्व किया हुआ है इजी है डायसिस्टोलिक का मतलब कि अगर 140/60 आया है, ठीक है, 60 तो उसको हम डायस्टोलिक है माइनस करेंगे। उसको माइनस करेंगे ठीक तो है, पल्स रेट आएगा आपके पास पल्स प्रेशर आएगा आपके ठीक पास ठीक है, ठीक है। मेरी तरफ से फारिग हो अच्छा वो भी सुन लो कौन? एरेथ्रोसाइट क्या था जो तुम कह रही थी तो मुझे डिसीज का नाम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस। एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस के अंदर क्या होता है कि अगर मेल हमारे पास पॉजिटिव हो ब्लड ग्रुप उसका और फीमेल नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो और जो आगे बच्चा हो वो हमारे पास फादर से अपना ब्लड ले यानी बच्चा भी पॉजिटिव हो फीमेल नेगेटिव है फादर पॉजिटिव है और बच्चा भी पॉजिटिव है पॉजिटिव होने का मतलब क्या है आर एच फैक्टर फादर के पास है इसकी वजह से वो पॉजिटिव है आर एच फैक्टर मदर के पास नहीं है इस वजह से वो नेगेटिव है बच्चे के पास आर एच फैक्टर आ गया है फादर से इस वजह से बच्चा भी पॉजिटिव है अब मदर की वॉर्म के अंदर जब बच्चा होता है तो जब मदर के सेल्स प्लासेंटा के अंदर एंटर करते हैं तो उनको लगता है कि ये क्योंकि उनके बच्चे के ब्लड सेल के साथ आर एच फैक्टर अटैच है फॉरेन एंटीजन है तो फॉरेन एंटीजन के रिस्पॉन्स के अंदर वो एंटीबॉडीज बनाते हैं जिसको कहते हैं डी एंटीबॉडी या फिर आर एच एंटीबॉडीज बना लेते हैं आर एच फैक्टर के अगेंस्ट आर एच एंटीबॉडीज बना लेते हैं और उसको फिर वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं बच्चे के सेल्स को और जब डिस्ट्रॉय करते हैं तो ऑब्वियसली बच्चे के ब्लड सेल ज़्यादा डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और बच्चे को अनीमिया हो जाता है जॉन्डिस हो अनीमिया भी हो सकता है बच्चे को जॉन्डिस भी हो सकता है ठीक है तो लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर इसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि बच्चे को ये वाली बीमारी हो जब किसी मदर का पहला बच्चा हुआ है ना इस तरह से ये कंडीशन लाजमी है कि फीमेल नेगेटिव है फादर पॉजिटिव है बच्चा पॉजिटिव होना चाहिए फिर ये होगा अगर मदर पॉजिटिव है फादर नेगेटिव है बच्चा पॉजिटिव है फिर नहीं होगा अगर मदर नेगेटिव है बच्चा पॉजिटिव है फादर नेगेटिव है फिर भी नहीं होगा मदर नेगेटिव होनी चाहिए आपके पास फादर पॉजिटिव और बच्चा भी पॉजिटिव होना चाहिए फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर बहुत कम चांसेस होते हैं 1 to 2% चांसेस होते हैं नहीं होता फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर ये तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद फीमेल को डिलीवरी के बाद एंटी डी एंटीबॉडी लगा दी जाती है ताकि उसकी सेकंड और थर्ड प्रेगनेंसी के अंदर बच्चे के अंदर ये डिजीज डेवलप ना हो सके एंटी डी एंटीबॉडी कहते हैं डी एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन डी इम्यूनोग्लोबिन हम उसको लगा देते हैं उससे सेकंड क्या होगा? उससे ये होगा कि अगर अगर सेकंड प्रेगनेंसी में भी बच्चा पॉजिटिव आता है तो तो जब हमारे तो जब तो जब मदर का ब्लड बच्चे के अंदर जाएगा प्लासेंटा के थ्रू तो एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा वो क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटी डी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी ओके, अच्छा, मतलब सैफ ये वो इम्यूनिटी एक्सपेरिमेंट्स। वाला समझो ना कि हम पैसिव इम्यूनिटी में हमने ये पढ़ा है या आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी में ये पढ़ा था कि हम एंटीजन को नहीं एंटर करवाते बल्कि ऑलरेडी एक्टिवेटेड कुछ चीजें डाल देते हैं या ऐसे लोगों से वो एक्टिवेटेड सेल लगा देते हैं जिनको वो बीमारी हुई होती है तो समझ लो ये वैक्सीन है उस बीमारी के अगेंस्ट ठीक है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट नंबर जो है वो 3, 4, 5, 6, 7 और 10 यही है ना? हाँ 9 नहीं है, 8 भी नहीं है और 1, 2 नहीं है। 9 कौन सा है तुमने जो वो पिक सेंड की थी ना उसमें लिखा हुआ है 3, 4, 5, 6, 7 और 10। मैंने वैसे 9 किया है 9 के अंदर डेफिनेशन कर लेना 9 मैंने ना दूसरी जगह कहीं और लिखा हुआ है लेकिन प्रोसीजर नहीं करना इसका
इसका ये नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम 3 से 6 मिनट है और ब्लीडिंग टाइम 1 से 5 मिनट है, याद रखना। ब्लीडिंग टाइम 1 से 5 मिनट, 3 से 6 मिनट हमारे पास क्लॉटिंग टाइम है। और क्लॉटिंग टाइम की डेफिनेशन, इट इज द टाइम टेकन बाय द क्लॉटिंग फैक्टर्स टू फॉर्म अ क्लॉट, बस। सिर्फ एक जगह हमने पढ़ा था क्लॉटिंग टाइम इट इज अप टू 9 मिनट्स, आई गेस हीमोस्टेसिस वाली स्लाइड में। तो अब क्या मतलब 3 to 6 मिनट्स करना है या 9 मिनट्स? अप टू 9 मिनट्स, 9 मिनट्स तो नहीं हो सकता भाई, डिसऑर्डर होगा उसको। अप टू 9 लिखा हुआ मिनट्स का था वैसे मतलब ये है कि 9 मिनट भी हो सकता है, 9 मिनट से कम भी हो सकता है। मैंने भी वैसे सारी स्लाइड्स पढ़ी हैं, हमने कदा मैंने पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा ये चीज़। हीमोस्टेसिस वाली पढ़ी है स्लाइड मैंने में भी। है, हाँ, हीमोस्टेसिस वाली पढ़ी है स्लाइड मैंने में है। भी। 9 मिनट्स लिखा हुआ है उधर? अप टू 9 मिनट्स लिखा हुआ है वहां पर। अच्छा, लेकिन यही करना है 3 to 6 मिनट्स, बहुत ज़्यादा है ये टाइम। तो अब हम 9 क्या जो लिखें? है वो अच्छा मैम ठीक ने है, ऐड करवाया है इसको अंदर। खत्म करने से पहले ये ब्लीडिंग टाइम सारा, ये तो सारा हो गया है। अब एक दफा बस वो LFTs को भी करा दो, हल्का सा बस रीड हाँ, करा दो लीवर ऊपर से वाला, बस। वो बस। तो उसके बाद खत्म कर देना, सो जाना। अच्छा, एक मिनट, मेरे ना बस दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि ग्राम स्टेनिंग वाला जो है वो करना है या नहीं। दूसरा ये कि आप लोगों ने ABC वाला रिवाइज कर लिया है, क्योंकि मैं जो है ना वो जरा बीच से हमने निकल उसको गई थी, तो मुझे बता दो कि ABC हमने वाला उसको रिवाइज कर बहुत लिया है या नहीं। हमने उसको सबसे पहले रिवाइज किया है और हमने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिवाइज किया है। लेकिन वो हम दोबारा एंड पे भी रिवाइज कर लेते हैं अगर इफ इट इज रिक्वायर्ड। ग्राम स्टेनिंग वाला हमने नहीं किया गाइस, ग्राम स्टेनिंग वाला करना है, किधर है? कर लेते हैं वो भी, 5-6 मिनट लगा। इसके अंदर ये ग्राम ग्राम स्टेनिंग स्टेनिंग वाले वाला पे के जो अंदर रहता जो है, आई क्वेश्चन गेस आ सकता है वो ये है कि कौन से रीएजेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पहले नंबर के ऊपर हमारे पास क्रिस्टल वॉयलेट डाई इस्तेमाल हो रहा है और दूसरे नंबर पे आयोडीन इस्तेमाल हो रही है। तीसरे नंबर पे डीकलराइजर इस्तेमाल हो रहा है जो कि एसीटोन है या अल्कोहल है, 95% अल्कोहल। चौथे नंबर के ऊपर हमारे पास सेफरानीन इस्तेमाल हो रहा है। सेफरानीन क्या है? डीकलराइजर। डीकलराइजर ये नहीं है, सेकेंडरी डाई। काउंटर स्टेन है ये हमारे पास। हाँ, इसका सेकेंडरी डाई कहते हैं इसको। दूसरा प्रिंसिपल याद रखना है, प्रिंसिपल में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जब हम क्रिस्टल वॉयलेट डाई किसी भी उस ऑपरेटर्स तो नहीं कह सकते स्पेसिमन के ऊपर डालते हैं तो वो अगर पर्पल कलर रिटेन कर लेगा ना तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, क्योंकि उसके ऊपर थिक सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। इन शॉर्ट बता देता हूँ, जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो 95% ग्लाइकोजेन का बना होता है और उसकी सेल वॉल थिक होती है एज कम्पेयर टू नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल थिन होती है, 10% पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है, बाकी सारा उसके अंदर फैट कंटेंट होता है। जब हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो अगर हमारे पास जो हमारा स्पेसिमेन है वो ब्लू से पर्पल टर्न कर जाए, ब्लू से पर्पल हो जाए, तो वो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव होगा। और अगर वो हमारे पास पिंक से रेड टर्न कर जाए, रेड से पिंक से रेड टर्न या रेड रेड से पिंक टर्न कर जाए ना, रेड से पिंक टर्न कर जाए तो ग्राम नेगेटिव होगा, बस ये है। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की एग्जांपल्स भी मुझे लगता है आनी चाहिए हमें। स्टेप्टोकोकस स्पीशीज और स्टेफिलोकोकस स्पीशीज ग्राम पॉजिटिव की हैं और ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ी है, 10th में भी शायद हमने एफएससी में भी पढ़ी हो, तो ये कुछ देखे देखे नाम लग रहे हैं हमें, तो ये इजी है याद करना। ग्राम नेगेटिव के अंदर हमारे पास एस्क्रीसिया कोलाई आ जाता है, ई कोलाई आ जाता है, या फिर हमारे पास स्यूडोमोनास स्पीशीज आ जाती हैं। 2 कर लो इधर से और 2 ऊपर से कर लो। अच्छा, प्रोसीजर वैसे मैम ने कहा था नहीं याद करना, लेकिन ये वाला एक्सपेरिमेंट मैंने कहा था कंप्लीट करना है। तो कुछ नहीं, स्लाइड को साफ करो अच्छी तरह, उसके ऊपर आपने स्पेसिमेन रखना है। उसके बाद इस टाइम रेशो को याद रखना है। सबसे पहले 30 सेकंड के लिए पहली चीज़ डाई डालना है, 30 से 1 मिनट के लिए, और फिर उसको वाटर के साथ धो देना है। फिर दोबारा आपने आयोडीन डालना है 1 मिनट के लिए, फिर उसको पानी के साथ धो देना है। फिर डीकलराइज़र डालना है अल्कोहल, उसको 10 से 20 सेकंड के लिए फिर पानी के साथ धो देना है। फिर सेफ्रोनिन डाई डालनी है 1 मिनट के लिए, फिर पानी के साथ धो देना है। फिर आपने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेना है। अगर ब्लू या पर्पल कलर है तो ग्राम पॉजिटिव, अगर रेड कलर है तो ग्राम नेगेटिव। किसी को कोई सवाल?
नहीं, नेक्स्ट करवाओ LFTs वाला, लीवर वाला। तो थोड़ा सा जॉइंटिस रिवाइज करवा सकते हैं? हाँ, इसकी बात कर लेते हैं। बल्कि वो इसी से नहीं, इस तो नहीं लिंक करेगा। लीवर के फंक्शन आप सबको पता है, नहीं इम्पोर्टेंट, मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये लिख लोगे आप लोग बिलीरुबिन की वजह से नहीं, बिलीरुबिन की वजह से नहीं, एल्ब्यूमिन की वजह से हमें जो हो रहा था, क्या होता है बिलीरुबिन, एल्ब्यूमिन की वजह से क्या होता है हमें? सैफ ये लीवर के फंक्शंस नहीं है, ये एडीमा। लीवर फंक्शन टेस्ट है, मतलब क्या हो गया है इंडिकेशन के लिए। यार? ये देखिए लीवर के फंक्शंस लिखे हुए हैं, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीटरी हाँ, फंक्शन। जो हमारी लैब का टॉपिक है वो लीवर फंक्शन टेस्ट है, LFTs। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं ये वाले फंक्शंस की बात कर रहा था। ये छोड़ दो फंक्शन। हाँ, ये छोड़ो, इसका क्या है, किए तो हुए हैं ये। एल्ब्यूमिन की वजह से एडीमा डेवलप होता है। 20 डेज है इसकी। 3.5 से 5 ग्राम डेसीलीटर इसके लेवल होने चाहिए बॉडी में। ऑल क्रॉनिक लिवर बायो डिजीज में इसके लेवल कम हो जाते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल लेवल्स डिक्रीज, इट्स लेवल डिक्रीज इन ऑल क्रॉनिक लिवर डिजीजेस। क्रॉनिक वाली डिजीजेस में कम हो जाएंगे इसके लेवल्स सीरम एल्ब्यूमिन के। एल्ब्यूमिन मुझे लगता है सीबीसी के अंदर आ जाती है आपकी, है ना? हाँ। मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर। अच्छा अगर सैफ, नहीं ये आती, इम्पोर्टेंट है, सीरम और सीरम एल्ब्यूमिन, वैसे मैम ने सीरम कहा था ग्लोबिन कि और सिर्फ अल्कलाइन। एल्ब्यूमिन, मैम ने कहा था सिर्फ एल्ब्यूमिन कर लेना, लेकिन मैंने सारे किए हैं और आप लोग भी सारे ही करो। कोई खास, कोई मुश्किल चीजें नहीं है इसमें। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं AST ALP कौन से वाला है। बस एक याद कर लो, एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज जो है ये स्पेसिफिक है लीवर के लिए। लीवर का कोई भी मसला होगा तो इसके लेवल्स ड्रास्टिकली हाई हो जाएंगे। उसके बाद जो एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज है वो हमारे हार्ट में भी होता है, किडनी में भी होता है, ब्रेन में भी होता है। मायोकार्डियल इन्फारेक्शन या मसल डैमेज के केस के अंदर वो ज़्यादा होता है। उसके बाद एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ये नॉन स्पेसिफिक है, लीवर में तो होता है लेकिन ज़्यादा बोन्स के अंदर होता है। और ये देखो मॉडरेट लेवल इसके होते हैं हेपेटाइटिस के अंदर। और अगर एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ALP एलेनिन अल्कलाइन फॉस्फेटेस ALP ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, हाई लेवल हो जाता है, तो हमें पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस हो सकता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। देखो एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन का यही मतलब है कि लीवर के बाहर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी बाइल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, ये गाल स्टोन्स हैं। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन की केस के अंदर एल्कलाइन, ये आपका एक हार्मोन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ये और इस कैसे है, मतलब ALP का लेवल हाई होने से हमें हो सकता है नहीं, जॉइंटिस? नहीं, नहीं, हाई लेवल्स आर ऑब्जर्व्ड इन एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। अगर आपका लीवर के बाहर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ना, तो उस केस के अंदर इसके लेवल काफ़ी हाई हो सकते हैं, उसके बाद उसकी वजह से। ठीक है। ग्लोब्यूलिन लीवर के अंदर बनती है, अल्फा बीटा होती हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज, हाई सीरम गामा ग्लोबुलिन जो है वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस और साइरोसिस के अंदर इनके ज़्यादा हो जाते हैं। अल्फा बीटा ग्लोबुलिन्स होते हैं, प्रोटीन हैं, लीवर में बनते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, ये अल्फा बीटा ग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। बिलीरुबिन का आ गया है थोड़ा सा गाल स्टोन्स, एक्यूट या क्रॉनिक हेपेटाइटिस के अंदर बिलीरुबिन के लेवल ज़्यादा हो सकते हैं बॉडी के अंदर। अच्छा, मैं पहले जल्दी से ना, अच्छा, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो सवाल कर ले, वरना मैं ABC को रिवाइज़ करूँगा।
एबीसी ऑफ टर्मेटोलॉजी की बाद मैं रिवाइज करूंगा, वो जिसने कहा था जॉन्डिस वगैरह का, शायद वो रिवाइज करने के उसके बाद। इसके अलावा किसी कोई सवाल है तो अभी कर लें। इसको अच्छा लेकर मैं सैफ, मैं ना एक वैसे क्वेश्चन पूछने लगी हूँ, अगर आपको पता है इस बारे में कुछ तो मुझे बताना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल कंडीशन में बैठे हैं, तो जो अपनी हम्म। हार्ट बीट है ना वो खुद ही मतलब सुनाई दे रही है, अगर हम लेटे हुए हैं या हम बैठे भी हैं, तो कभी अचानक से हमारी हार्ट बीट जो है वो इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि हम उसको खुद जो है ना वो किसी भी इक्विपमेंट के बगैर हम उसको सुन सकते हैं। तो ये किस कंडीशन में हो सकता है? मुझे भी होता है ये कभी कभार, मुझे ऐसा लगता है मुझे हार्ट अटैक होने लगा है। मतलब ना, मैं बताती हूँ क्यों। मतलब अब मैं बात शेयर करती हूँ, जब मैं मतलब कल रात मेरे साथ ऐसा हुआ, पहले भी कभी बार होता है, मैं लेटी और मुझे मतलब मेरी हार्ट बीट अचानक से इतनी ज्यादा तेज थी कि मतलब मुझे खुद सुनाई दे रही थी, और उस टाइम पे मतलब होता है कि भाई मेरे हार्ट को कुछ हो जाएगा। ये मेरे साथ काफी दफा हुआ है। मुझे भी ऐसे होता है, पता नहीं क्या मसला है। मुझे चलो ऐसा मैम से लगता है पूछेंगे, याद रख। जैसे लगता है हार्ट अटैक हो जाएगा अभी, मतलब बैठे बैठे कभी हाँ, कभार इतनी और तेज है। सांस लेते हार्ट में पेन होती है कभी कभार। हाँ हाँ, बहुत रेयरली मुझे भी होती है। पूछना मैम से, मुझे भी बताना। पराठे खाने बंद करते हैं फिर हम। मैं पराठे नहीं हाँ, खाता। मैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस ले लूँ, मेरे हार्ट में ऐसी पेन होती है इतनी बुरी कि सबको मैं बता मसले नहीं शुरू हो सकती। गए हैं। चलो यार, ये जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। चलो कर लो तुम। ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि हमने वैसे ये कर लिया था। तो यार ये करना है किसी को रिवाइज। अलजा थी वो, मुझे लगता है चलेगी हैं, उन्होंने करना था। बच्चों सो जाओ, अब इतना पढ़ने से सब भूल जाता है। हाँ मैं कह रही हूँ सैफ, बस करते हैं। अलजा तो मेरे ख्याल से चली गई, नूर ने करना था जॉइंट टेस्ट डिवाइस, उसको करवा दो। सुबह 1 घंटा पहले जॉन्डिस आकर कुछ डिस्कशन होगा वो कर जॉन्डिस के लेंगे। अलावा किसी ने कुछ समझना है? मैंने बायोकेमिस्ट्री समझनी है, अगर तुम समझा दो तो। समझा सकता हूँ लेकिन मेरे से कल बोला नहीं जाएगा फिर। बस एक तो चीज ज्यादा नहीं समझना, मैंने लिपिड्स में एक चीज है वो समझना है बस। अच्छा, समझ मीटिंग में ही समझ लेना, इसके बाद ओके, मैंने किसी को मैं तो जवाब नहीं लीव देना। कर रही हूँ। जाओ अल्लाह जाओ यार, हाफिज सो जाओ एवरीवन, बेस्ट जाके। ऑफ लक। अरीबा चलो तुम भी भागो। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही, पड़ेगी तो उसको। ओके, अल्लाह हाफिज गाइस। मैंने अपनी दोस्त को साथ बेस्ट ऑफ लेके लक। जाना है। जाओ ले बेस्ट जाओ। ऑफ लक सबको। अल्लाह गुड हाफिज, नाइट। थैंक यू सो और थैंक यू मच सो सैफ, मच थैंक सर। यू थैंक यू थैंक यू। अल्लाह करे सबका पेपर अच्छा अच्छा हो जाए। यार अच्छा नूर, जॉइंटिस तो आप रिवाइज करवा दो। और मैं मेरा सैफ। आपने हीरा जॉन्डिस को रिवाइज मेरा सब करना है? कुछ दें। मैंने हम्म। अच्छा पेपर बनाया हो। अल्लाह करे। सैफ, बस थोड़ा सा मैम ने जो वो बताए थे अच्छा, ना सिनेरियोस लिखवाए थे, वो मतलब किस तरह पता चलेगा किस वाले सिनेरियो में कौन सा जॉइंटिस है? जॉन्डिस की 3 सिनेरियोज हैं, प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक। प्री हेपेटिक के अंदर आपको सैफ, बताएं। एबीसी वाला भी बता दो, सर्कुलेशन वो ब्रीदिंग हाँ वाले से। हाँ ठीक है। प्री हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक और हेपेटिक जॉन्डिस के 3 कंडीशंस हैं। और प्री हेपेटिक के अंदर आपको मलेरिया हुआ हो सकता है। आपको मलेरिया हुआ हो सकता है, मलेरिया की वजह से आपके ब्लड सेल्स के ऊपर वायरस एक्ट करता है और आपकी ब्लड सेल्स की ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। एक ये भी कॉज हो सकता है। इसके अलावा कोई ड्रग्स आपने ली हैं, कोई गोलियाँ खाई हैं आपने ऐसी जिसकी वजह से आपके ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है, या ब्लड थिन हो रहा है, या ऐसे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर किए हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर हेमरेज स्टार्ट होगी, हीमोलाइसिस स्टार्ट होगी। जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया आपको, हीमोफीलिया हो गया, हीमोग्लोबिनोपैथीज हो गई है आपको। हीमोफीलिया, कोई भी हीमोफीलिया ए बी सी होते हैं ना, कोई भी हो गया, तो इस इन सारी कंडीशंस में आपको प्री हेपेटिक जॉन्डिस होगा। मलेरिया में, कॉन्जेनिटल डिजीज में, रेड ब्लड की सेल्स की डिस्ट्रक्शन का जिक्र आ गया। ठीक है, मैम कोई डिजीज का नाम लिख दें और वो कॉन्जेनिटल डिजीज है,
और वो बंदे की ट्रांसफ्यूजन हो रही है, उसका ब्लड बार-बार चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसका ब्लड सही नहीं है, रेड ब्लड सेल्स उसके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो उसको ये प्री हेपेटिक जॉन्डिस हुआ होगा। हेपेटिक जॉन्डिस का क्लियर सिम्पटम है कि अगर बंदा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है और उसके लीवर के एंजाइम डिस्टर्ब हैं, ALT, ALP वगैरह, तो उसको जॉन्डिस हुआ, उसको हेपेटिक जॉन्डिस है। वायरल उसको हेपेटाइटिस है, उसको एक्यूट हेपेटाइटिस है, उसको हेपेटाइटिस A, B, C, D, E है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, उसको कंजेनिटल हेपेटाइटिस है, उसको साइरोसिस है, लिवर साइरोसिस है, तो ये सारा कुछ है और अल्कोहल पी रहा है वो, लीवर कैंसर है, ALT, AST वगैरह रेज़्ड हैं, कोई भी एंजाइम रेज़ है, तो हेपेटिक जॉन्डिस ही होगा उसको। पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस के अंदर 3-4 चीज़ें आ जाती हैं, या तो उसको गॉल ब्लैडर स्टोन होंगे, या उसकी बिलियरी जो डक्ट है, बाइलियरी डक्ट है, वो डायलेट हुई होगी इसी की वजह से, स्टोन्स की वजह से, या उसको पैनक्रेाटाइटिस हुआ हो सकता है, या उसकी लिम्फ नोड्स इनलार्ज हुई होंगी, उसका स्प्लीन इनलार्ज हुआ हो सकता है। इन सारी वजूहात की वजह से उसको पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस ही होगा। ठीक है। और उसके अलावा जो कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड था बिलीरुबिन, उसका क्या मतलब होगा? सबसे पहले जब हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन होती है, तो जब उसमें से हीम ग्रुप निकलता है, उसमें से पोरफायरिन निकलती है, पोरफायरिन बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होती है और बिलीवर्डिन से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनती है। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ऐसी बिलीरुबिन होती है जो कि इनसॉल्युबल होती है हमारे ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड वॉल्यूम के अंदर, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती है और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकती अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। हमारे पूरी बॉडी के सर्कुलेट करी जाएगी, करी जाएगी, करी जाएगी, लेकिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनसॉल्युबल है। तो उसको कॉन्जुगेटेड होना पड़ेगा। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन सॉल्युबल बिलीरुबिन होती है। लीवर कॉन्जुगेट करता है बिलीरुबिन को। ये फ़र्क है। सवाल? कोई सवाल? कद्दा बताओ क्या पूछना था बायोकेमिस्ट्री का? ट्राइग्लिसराइड जो है ना, मुझे वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। केमिस्ट व्यू, जितनी भी हेडिंग्स में केमिस्ट व्यू लिखा है बस वो बता दो लिपिड्स में। और मेरी बात सुनो, ये समझाने से पहले कल हम मतलब यूनी में तुम्हारे पास टाइम होगा, हम लैब कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री की? सैफ, बताता हूँ कद्दा, बताओ बिस्मा। वो ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। ओह हाँ, रह गया, सॉरी। अच्छा कद्दा किस टाइम की बात कर रही हूँ? मैंने ना पेपर दे के भाग जाने घर को। पेपर देने के बाद कोई 1 घंटा भी दोगे ना मेरे लिए पहले इनफ पढ़िए होगा। पहले। 5 बजे तक? पहले पढ़ लो। पहले कैसे पढ़ लूं? पहले दिमाग में मैंने नहीं सुबह उठ के कुछ पढ़ना, सिर्फ यही पढ़ूंगी अगर पढ़ना होगा यार, फिजियो का। ये तो दिमाग पागलपन है। में वो नहीं कुछ नहीं मालूम। होगा उससे, कुछ नहीं होता। नहीं, मुझे भूल जाएगा, नहीं मैं लिखी आती तुम बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री लिखाऊंगी। फिजियोलॉजी के अंदर। मैं लिखाऊंगी, मैं ऐसी हूँ, तुम्हें नहीं पता। 1 घंटे की बात है सैफ, 5 बजे तक कर लो मैनेज। पता बाद में कर लेना, टाइम ज्यादा हो रहा है। ब्रीदिंग और सर्कुलेशन का पूछना है। जी। ब्रीदिंग के अंदर हमारे पास 2 डिसऑर्डर्स लिखे हुए हैं, एक टेंशन न्यूमोथोरैक्स है और दूसरा हमारे पास ब्रोंकोस्पैस्म है। टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्या होती है कि आपके जब चेस्ट वॉल और आपके लंग्स के दरमियान में जब एयर फील्ड हो जाती है ना, उसको टेंशन न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। अब ये एयर फील्ड कब होती है? जब आपके रिब्स टूट जाते हैं, रिब्स डैमेज हो जाते हैं, या फिर कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसने अपने आप को शूट किया होता है या ऊपर से छलांग मारी होती है, तो उस केस के अंदर टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो जाता है आपको। अब इसमें होता क्या है कि आप एयर इनहेल करते हो, इनहेल हो जाती है और आपके वो पेरिफेरल प्लूरल स्पेस के अंदर
लंग्स की जो प्लूरल स्पेस होती है उधर आके एक्यूमुलेट हो जाती है और जब आप एक्सहेल करते हो ना तो हवा बाहर नहीं जाती। इसकी वजह से आपके हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, हार्ट अटैक के भी चांसेस होते हैं, डेथ का भी खतरा होता है। तो इस तरह की मसले मसाइल होते हैं आपको। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम नीडल इंसर्ट करते हैं उस कैविटी के अंदर जहाँ पर हवा भरी होती है। काफ़ी मुश्किल टर्म्स लिखी हुई हैं लेकिन आपने कहना है चेस्ट कैविटी के अंदर नीडल इंसर्ट करेंगे। उस नीडल की हेल्प से हम हवा को बाहर निकलवा देंगे। ब्रोंकोस्पैस्म एक लिखा हुआ है। ब्रोंकोस्पैस्म होता है कि जब आपकी ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, आपकी लंग्स की जब वो नैरो डाउन हो जाती हैं, जब बहुत सिकुड़ जाती हैं, उसको ब्रोंकोस्पैस्म कहते हैं। जिस तरह हमने प्लेटलेट्स के अंदर देखा था, जिस तरह हमने वैसोकंस्ट्रिक्शन के अंदर देखा था, ब्रोंकस वो हमने देखा था मायोजेनिक स्पैस्म, सिकुड़ जाना, कंस्ट्रिक्शन। तो ये भी वही है ब्रोंकोस्पैस्म। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स सिकुड़ जाते हैं। कब सिकुड़ते हैं? कब तंग हो जाते हैं? कब नैरो होते हैं? जब आपको कोई एलर्जी होती है। अस्थमा के पेशेंट में ये ब्रोंकोस्पैस्म होता है। अस्थमा के पेशेंट जब कोई एलर्जेंट डस्ट को इन्हेल करता है, पोलन को इन्हेल करता है, तो उसके नतीजे के अंदर जो एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस होती हैं, छींकें, नज़ला ज़ुकाम, ये वो को होता है। तो अब इसकी वजह से उसकी अस्थमा वाले पेशेंट की जो है वो ब्रोंक्यूल्स बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बहुत तंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में मसला होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह के सिम्टम्स ब्रोंकोस्पैस्म में आ जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट इन्हेलेशंस है, यानी कि इन्हेलर दिए जाते हैं। वो मेडिसिन डाली जाती है इन्हेलर के अंदर और उसको इन्हेल करते हैं। अस्थमा वाले पेशेंट जो यूज़ करते हैं तो उसी से इसको रिलीफ मिलती है। अगर कोई ऐसा मरीज़ है जिसको सही तरह से ऑक्सीजन नहीं आ रही तो उसके लिए वेंटिलेशन का इंतज़ाम किया जाता है। मास्क के थ्रू ऑक्सीजन दी जाती है या इस तरह करके कुछ उसको दिया जाता है। और जब एक बंदा की डेथ होने लगती है या डेथ हार्ट वगैरह चल रहा होता है, डेथ हो चुकी होती है, तो हम देखते हैं कि इमरजेंसी के अंदर वो किस तरह जल्दी से एक बलून सा मास्क लेके आते हैं जिसके बड़ा सारा बलून लगा होता है, तो वो ब्रीदिंग के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर बैग मास्क का इस्तेमाल किया गया है कि जो ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं उनको बैग मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। बैग मास्क वो होता है सर्कुलेशन के अंदर कोई बंदा जो है वो उसका कॉन्शियसनेस लेवल कम हो गया है, स्वेटिंग आ रही है, उसका कलर चेंज हो गया है, इसका मतलब है कि उसको सर्कुलेशन का मसला है। सर्कुलेशन के अंदर हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए से उसकी हार्ट बीट चेक करेंगे, ईसीजी उसकी करेंगे, हार्ट अटैक वगैरह तो नहीं हुआ, उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। अगर उसका ब्लड प्रेशर लो है तो उसकी टाँगों के उसकी लेग्स को एलिवेट कर दिया जाएगा ताकि उसके ब्रेन तक ब्लड पहुँचे। सर्कुलेशन का मसला तब होता है जब 4 से 5 लीटर किसी बंदे का ब्लड लॉस हुआ होता है, तो उस सिनेरियो के अंदर आपको हाइपोवोलेमिक शॉक लग जाता है। हाइपोवोलेमिक शॉक ये होता है कि आपकी बॉडी का वॉल्यूम जब ड्रास्टिकली लो हो जाता है, उस सिनेरियो के अंदर बंदा बेहोश हो जाता है, उस इतने ज़्यादा वॉल्यूम के इम्बैलेंस के नतीजे में। तो उस वॉल्यूम को बैलेंस करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन की ड्रिप लगाते हैं ताकि वो जो ताकि हमारा वो लेवल नॉर्मलाइज़ हो सके और हमें जो है वो होश आ सके। नॉर्मल सलाइन की ड्रिप लगाई जाती है। बस ये 2 थे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। और कुछ किसी ने पूछना है? कुछ और पूछ रहे हैं बिस्मा? नहीं, हम रह गए हैं बस। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो।